अस्सलाम वालेकुम। लेक्चर 7 कैप 3 का स्टार्ट हो गया जी। अच्छा जी, इनडायरेक्ट कॉस्ट यानी ओवरहेड्स, ये कॉमन कॉस्ट होती हैं, कॉमन एक्सपेंसेस होते हैं और इनको जाहिर सी बात है, जब कॉमन एक्सपेंसेस हैं तो ये बताना मुश्किल होता है कि कौन सी प्रोडक्ट के ऊपर किस चीज़ के ऊपर कितना लगा हुआ है। ठीक है, ज़रूरी भी नहीं है कि एक ही प्रोडक्ट बन रही हो, डिफरेंट प्रोडक्ट्स भी फैक्ट्री के अंदर बन रही होती हैं। ठीक है, तो कॉमन एक्सपेंसेस को डिस्ट्रीब्यूट करने के, एलोकेट करने के लिए, पोर्शन करने के लिए अब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग सिस्टम को हम यूज़ करते हैं, जो 3 तरह का होता है। एक कहलाता है सिंगल रेट सिस्टम, इसको ब्लैंकेट रेट सिस्टम भी कहते हैं, कि पूरी ऑर्गेनाइजेशन के एफर्ट्स को इकट्ठा किया जाता है और पूरी ऑर्गेनाइजेशन की एक ही कोई बेस सिलेक्ट की जाती है और पूरी ऑर्गेनाइजेशन का कोई एक ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट निकल आता है, यानी पर यूनिट एफओएच की कॉस्ट निकल आती है। पर यूनिट, पर आवर, मतलब एफओएच का एब्जॉर्ब करवाने का एक रेट हम निकाल लेते हैं और ये रेट पीरियड के स्टार्ट में खड़े होकर निकालते हैं और ड्यूरिंग द पीरियड फिर उसी रेट को यूज़ करते रहते हैं और एफओएच प्रोडक्ट की कॉस्ट में शामिल करते रहते हैं, एब्जॉर्ब करते रहते हैं। एब्जॉर्ब करने का मतलब होता है, ठीक है, शामिल करते रहते हैं उसमें। और पीरियड एंड पे भी हम कल पहुंचे नहीं थे, वहाँ एंड पर पहुंचकर फिर हम देखते हैं एब्जॉर्ब और एक्चुअल का डिफरेंस, तो वो अंडर ओवर एब्जॉर्ब एंट्री करनी होती है उसकी भी। ठीक है, सही है। तो इसी तरह से डिपार्टमेंटल रेट सिस्टम में हम जाएंगे, तो उसके अंदर हम सारे एफर्ट्स जो एस्टिमेट करेंगे उनको डिपार्टमेंट वाइज बांट लेंगे। जब डिपार्टमेंट वाइज बढ़ जाएंगे तो फिर हर डिपार्टमेंट की कोई बेस लेंगे, ऐसे ही कोई एक बेस होगी और फिर हर डिपार्टमेंट का एक ओआर निकलेगा। अब जितना प्रोडक्ट के ऊपर जिस डिपार्टमेंट ने जितना काम किया होगा उतना एफओएच उस डिपार्टमेंट का उधर एब्जॉर्ब हो जाएगा। ऐसे ही तीसरा सिस्टम एक्टिविटी बेस्ड सिस्टम है, जो अगला चैप्टर है हमारा अलग से, उसमें हम एक्टिविटीज़ की बेस के ऊपर एफओएच को पोर्शन करके फिर एक्टिविटी वाइज रेट निकाल कर और फिर यानी अल्टीमेटली करना क्या है, कॉमन एक्सपेंसेस को प्रोडक्ट की कॉस्ट का हिस्सा बनाना है। वो हिस्सा बनाने के जो है वो 3 तरीके हैं। ठीक है, तो जो सिंगल रेट सिस्टम है इसको ट्रेडिशनल सिस्टम कहते हैं। वैसे तो ये दोनों ही ट्रेडिशनल सिस्टम है, जदीद ये, ठीक है, लेकिन ये बिल्कुल ही सिंपल है। पूरी ऑर्गेनाइजेशन के सारे एफओएच इकट्ठे किए और पूरी ऑर्गेनाइजेशन का कोई एक बेस सेलेक्ट किया और पूरी ऑर्गेनाइजेशन का एक ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट निकल आया। ये ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट किसे कहते हैं जी? ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट किसे कहते हैं जी? एक प्री डिटरमिन्ड रेट होता है, इसको बजटेड रेट कह दें, एस्टिमेटेड रेट कह लें। ठीक है, क्योंकि इसके अंदर डेटा क्या यूज हो रहा है, बजटेड एफओएच, बजटेड बेस। ठीक है, स्टार्ट में खड़े होकर अंदाजा लगाते हैं हमारे अगले पीरियड के एफओएच इतने होंगे, फिर स्टार्ट में खड़े होकर कोई एक बेस डिसाइड करते हैं। वो बेस होती है बेसिकली जो ज़्यादा काम हो रहा है वो मिसाल के तौर पे अगर हमारी कंपनी जो है वो लेबर इंटेंसिव है, यानी लेबर ज़्यादा, हम ज़्यादा लेबर पे डिपेंड करते हैं, तो हम ओ जो है उसके लिए लेबर आवर्स को बेस बनाएंगे, तो हमारा ओ निकलेगा पर लेबर आवर। कहीं कहीं किसी किसी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर मशीनें ज़्यादा काम कर रही हैं, तो फिर क्या होनी चाहिए, बेस, तो मशीन आवर्स को बेस बनाएंगे, वो बेस बनाकर ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट पर मशीन आवर निकाल लेंगे। ठीक है, लेकिन ये ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट ओआर है क्या चीज़? एस्टिमेटेड रेट, बजटेड रेट है। ठीक है, बस बजटेड का लफ्ज़ चूंकि हम टोटल के लिए यूज़ किया करते हैं, पर यूनिट के लिए नॉर्मली स्टैंडर्ड का लफ्ज़ यूज़ होता है, लेकिन बहरहाल इसको क्या कहते हैं, ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट। किस वक्त निकालेंगे, किस वक्त निकालेंगे? स्टार्ट ऑफ द पीरियड। किसकी बेस पर निकालेंगे? बजट्स की बेस पर। किसकी बेस पर निकालेंगे? किस डेटा की बेस पर निकालेंगे? बजटेड डेटा की बेस पर। ठीक है, बजटेड डेटा मतलब बजटेड एफओएच और बजटेड बेस। ठीक है, खड़े होकर आज अंदाजा लगाएंगे इतने एफओएच फ्यूचर में होंगे, फिर लेबर इंटेंसिव है, लेबर आवर्स को बेस बनाते हैं, फिर ये भी अंदाजा लगाएंगे इतने लेबर आवर्स हम काम करेंगे, या पर यूनिट चाह रहे हैं हम एफओएच, अंदाजा लगाएंगे स्टार्ट में खड़े होकर इतने एफओएच हमारे हो सकता है अगले पीरियड में हो, अंदाजा होता है। ठीक है, फिर कितने यूनिट्स हम बनाएंगे, नॉर्मल कैपेसिटी नॉर्मली लिया करते हैं। नॉर्मल कैपेसिटी का मतलब ये होता है कि ओवरऑल अगर 1,00,000 यूनिट्स बनाने की हमारी कंपनी की कैपेसिटी है, ओवरऑल हर साल तकरीबन 80,000 यूनिट्स बनते हैं। किसी वक्त किसी महीने में ज़्यादा, किसी महीने में कम, सीजनल डिमांड आगे पीछे करके भी एक अंदाजा क्या है कि 80,000 तक यूनिट्स जो है वो हमारे बनेंगे। ये नॉर्मल कैपेसिटी थी, सबसे बेस्ट ये चीज़ है। और अगर आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि नॉर्मल कैपेसिटी से
ऊपर नीचे हो सकता है फ्यूचर में आपका, तो वो फिर बजटेड कहलाता है। तो अगर नॉर्मल कैपेसिटी ना हो तो फिर बजटेड कैपेसिटी ले लेते हैं। बहरहाल है क्या चीज़, एक अंदाजा स्टार्ट में खड़े होकर, ठीक है। तो बजटेड कैपेसिटी, वो कैपेसिटी यूनिट्स की फॉर्म में भी हो सकती है, मशीन आवर्स की फॉर्म में भी हो सकती है, लेबर आवर्स की फॉर्म में भी हो सकती है। कैपेसिटी लेबर आवर्स की फॉर्म में कैसे, और जी बस 50 बंदे हमने रखे हुए हैं और वही अवेलेबल हैं, और हर बंदा जो है वो रोजाना 8 घंटे से ज़्यादा काम करने के लिए तैयार नहीं है, तो 50 × 8 कर लिया, आपकी लेबर आवर्स निकल आए टोटल, जो आप पूरे साल के अंदर जो है वो निकाल सकते हैं आपकी कैपेसिटी। बात समझ आ रही है? तो दो चीज़ें, बजटेड एफओएच और दूसरा बजटेड बेस। स्टार्ट में खड़े होकर अंदाजा लगाया, ठीक है। प्री डिटर्मिन्ड रेट कौन सा होता है जी? प्री डिटर्मिन्ड रेट, यानी स्टार्ट में खड़े होकर निकाला ना, तो प्री डिटर्मिन्ड रेट होता है ये, ठीक है जी, और ये एस्टिमेटेड होता है। अच्छा, अब अगली बात, जब ये रेट निकल आया तो फिर इस रेट को यूज करके हमने एफओएच को, यानी जो पीरियड में एफओएच आने हैं उसको प्रोडक्ट की कॉस्ट में शामिल करना शुरू कर देते हैं। लेकिन जब पीरियड का एंड आएगा तो जाहिर सी बात है, महंगाई की वजह से, सस्ताई की वजह से एफओएच कम ज़्यादा हो सकते हैं। दूसरा, आपने बजट किया था कि जी हम मिसाल के तौर पे नॉर्मल कैपेसिटी हमारी क्या है जी 80,000 यूनिट, और किसी वजह से 70,000 सिर्फ आपने बनाए, या किसी वजह से 85,000 बना लिए, तो ये अगर एक्चुअल एक्टिविटी लेवल ऊपर नीचे हो गया तो क्या एब्जॉर्ब्ड एफओएच और एक्चुअल एफओएच बराबर आएंगे? खुद सोचे ना कि आपने ओएआर किसकी बेस पर निकाला था? बजटेड डेटा की बेस पर। बजटेड डेटा क्या कह रहा था? 80,000, मतलब मिसाल के तौर पे मैंने कहा था ना जी 1500 डिवाइड बाय 10, मतलब मेरी ये कैपेसिटी कितना आ गया जी? 150 रुपये लेट्स से तो पर यूनिट, ठीक है, 150 रुपये पर यूनिट मेरा एफओएच ओएआर है, ओएआर, ठीक है। एफओएच का एब्जॉर्प्शन रेट क्या आ गया? 150। अब 150 रेट है किस बेस पर निकला हुआ? बजटेड कॉस्ट और बजटेड यूनिट्स की बेस पे। अब जब ये रेट निकल आया तो ड्यूरिंग द पीरियड मैंने जब एफओएच को एब्जॉर्ब करवाया, ठीक है, तो ओआर कितना था? 150, लेकिन एक्चुअल में मैंने सिर्फ 8 यूनिट्स बनाए, तो क्या बना आंसर? बोलो जी, 1200। अब जब पीरियड एंड पे पहुंचा तो मैंने कहा यार 1200 तो मैंने एब्जॉर्ब करवाए हैं, लेकिन एक्चुअल हो सकता है बजटेड के बराबर ही हो, यानी कोई कॉस्ट में मैं फिलहाल चेंज नहीं कर रहा। एक्चुअल कितने आए? 1500, तो ये तो मैंने कम में एब्जॉर्ब करवाए हैं। एफओएच की कॉस्ट है 1500, लेकिन मैंने सिर्फ प्रोडक्ट की कॉस्ट में कितनी शामिल की? 1200। वजह क्या बनी? अंदाजा लगाया था जो उसमें थोड़ा तब्दीली आ गई, किसको कहते हैं? अंडर एब्जॉर्ब। तो पीरियड एंड पे जाके इसके एडजस्टमेंट करके बराबर कर लेते हैं। और अगर मैंने अंदाजे से कुछ ज्यादा यूनिट्स बना लिए, कितना बनता है जी? 1600। तो हम कहेंगे अच्छा जी 1650 एफओएच आए तो 1500 है एक्चुअल, तो हमें 16 ओवर एब्जॉर्ब करा के तो पीरियड एंड पे जाके इसकी भी क्या कर लिया करेंगे? एडजस्टमेंट। अच्छा, यूनिट्स के बदलने, इनके बजटेड कैपेसिटी और एक्चुअल प्रोडक्शन के बदलने से भी अंडर ओवर एब्जॉर्ब्ड आते हैं, और एफओएच की कॉस्ट भी बदल सकती थी, मैंने उसको नहीं बदला था कि बजट किया था 1500, वो महंगाई होगी तो 1550 रुपये आ गया एफओएच, ऐसा भी तो हो सकता है ना, इनमें भी चेंज आ सकता है। तो एनीवेज असल मसला क्या है, साइंस समझें, मसला ये सारा कुछ अंडर ओवर भी कर लेंगे बाद में, ठीक है। प्रॉब्लम इज हमने स्टार्ट में खड़े होकर एक एस्टिमेटेड रेट निकाला और बजटेड डेटा की बेस पर निकाला, और बजटेड डेटा को फिर हमने उठाकर साइड पे फेंक दिया, और इस ओएआर को यूज करके हमने ड्यूरिंग द पीरियड एफओएच को क्या करवाया? एब्जॉर्ब। ओवरहेड एब्जॉर्ब करने के लिए क्या चीज लेंगे? हमेशा बच्चे गलती करते हैं ये वाली, हमेशा ये गलती करते हैं क्या, कि जब ओएआर निकल आता है तो पागलों की तरह उसको ओएआर इनटू बजटेड लेवल कर देते हैं। भाई जहां से आए थे वहीं पे वापस चले जाते हैं, ये सही नहीं है। इसलिए मैंने यहां पर क्या लिखा? एक्चुअल एक्टिव लेवल परफॉर्म कौन सा लेना है? एक्चुअल प्रोडक्शन, एक्चुअल लेबर आवर्स वर्क, एक्चुअल मशीन आवर्स वर्क, ठीक है ना, एक्चुअल, वेरी इंपॉर्टेंट। तो ओएआर बजटेड डेटा की बेस में निकला था, जब वो निकल आया तो उसको एक्चुअल एक्टिविटी से मल्टीप्लाई करेंगे। अब ये ना तो बजटेड एफओएच रहेंगे, देखो ना, पर यूनिट रेट इनटू बजटेड
बजटेड एक्टिविटी लेवल करें तो वापस बजटेड एफओएच पे चला जाएगा, ऐसा ही है ना। और एक्चुअल अभी पीरियड एंड हुआ नहीं कि पता लगेगा कि कितने एफओएच हैं, तो ना तो एक्चुअल है ये ना ही बजटेड है, ये एब्जॉर्ब्ड एफओएच है, क्योंकि हमने ओएआर कौन सा उठाया है, बजटेड डेटा वाला, और एक्टिविटी लेवल कौन सा उठाया है। हाँ, तो बजट से नहीं मल्टीप्लाई करना खुदा के लिए, बजट इसलिए मैंने बोला था बजटेड डेटा कहाँ फेंक देते हैं हम ओएआर निकालने के बाद, डस्टबिन में, कहीं कंफ्यूजन ना आया आपको, ठीक है, ओके चल। अच्छा जी, तो सिंगल रेट सिस्टम में हमने स्टार्ट ऑफ द पीरियड खड़े होकर ओएआर निकाला, और वो निकाला है बजटेड डेटा की बेस पर, बजटेड एफओएच ओवर बजटेड बेस। आवाज नहीं जा रही होगी इधर भाई, बजटेड एफओएच ओवर बजटेड बेस। अब या फिर बजटेड एफओएच इनटू परसेंटेज भी हो सकता है। तो ये 6 बेसिस हैं नॉर्मली जो यूज होती हैं। आप प्रोडक्शन यूनिट से डिवाइड करेंगे तो पर यूनिट ओएआर निकलेगा, लेबर आवर से डिवाइड करेंगे तो पर लेबर आवर, मशीन आवर से डिवाइड करेंगे तो पर मशीन आवर। आपको बजटेड एफओएच की कॉस्ट निकालने के लिए दूसरी कॉस्ट की परसेंटेज भी दी हो सकती है, जैसे वो कह दे 150% ऑफ डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट, 80% ऑफ लेबर कॉस्ट, या 70% ऑफ प्राइम कॉस्ट। जो कॉस्ट मटेरियल की या लेबर की या मटेरियल प्लस लेबर प्राइम कॉस्ट है वो निकालेंगे और उसको परसेंटेज लगा लेंगे, आपकी एफओएच की कॉस्ट आ जाएगी, ठीक है। ये बेसिक में थोड़ा सा करके आए थे हम ये वाला, तो 1-2 सवालों में, सही है। अब आपको मैंने कुछ क्वेश्चंस दिए थे होमवर्क में, तो कौन से सवाल से शुरू करना चाहिए, आप पहले से करना है। चलें, 1 यूनिट ऑफ, जल्दी जल्दी कर लेते हैं, कोई मसला नहीं। 1 यूनिट ऑफ प्रोडक्ट रिक्वायर्स 6 kg ऑफ मटेरियल एंड 10 आवर ऑफ लेबर, मटेरियल कॉस्ट 600 है। अच्छा, अब डायरेक्ट मटेरियल की कॉस्ट क्या है जी, डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट वो कहता है जी 6 kg हमें चाहिए और हर kg 600 रुपये का आता है। ये ऐसे लिखने की जरूरत है, 6 लेबर आवर 6 kg पर यूनिट इंटू ₹600 पर kg, ऐसे लिखने की जरूरत नहीं है पर्चे में, चलो आपके लिए लिख दिया मैंने जी 3600। उसके बाद कहते हैं जी डायरेक्ट लेबर कॉस्ट 400 रुपये पर आवर है, और लेबर आवर्स कितने लग रहे हैं जी, 10 लेबर आवर्स पर यूनिट। ये जरा पहला सवाल इसलिए लिख रहा हूँ ऐसे, ₹400, तो ये कितना बन गया जी पर लेबर आवर जी, कितना 4000। और एफओएच इज इंक्लूडेड इन प्रोडक्ट कॉस्ट एट 140 पर, यानी जब ये निकाला होगा 140 तो बजटेड जितने भी किए होंगे, बजटेड एफओएच जितने भी एस्टिमेट किए होंगे उनको डिवाइड किससे किया होगा, बजटेड लेबर आवर्स के साथ, बजटेड टोटल बजटेड एफओएच होते हैं टोटल बजटेड बेस, ठीक है ना, बजटेड लेबर आवर से डिवाइड किया होगा, तो इसलिए ये पर लेबर आवर रेट आया हुआ है 140, ठीक है। अब वो कहता है प्रोडक्ट की कॉस्ट पर यूनिट निकालो, तो फिर अगर 140 पर डायरेक्ट लेबर आवर रेट है तो लेबर आवर लग कितने रहे हैं हमारे एक प्रोडक्ट पे, ये एज इट इज उठाकर इधर लिख लिया करेंगे, लेबर आवर 10, बस रेट बदल जाएगा, ठीक है। कि अगर 400 रुपये लेबर को देते हैं 1 घंटे का, उस 1 घंटे के दौरान मशीनों के चलने का खर्चा आता है 140, ठीक है जी, 1400, ये आपकी जनाब प्रोडक्ट की कॉस्ट बनी 9000, ओके सही है जी। दूसरे केस में जी इसी तरह से ही है, अब ये जरा जल्दी हो जाएगा, ऐसे केजीज पर यूनिट इंटू, ये ना करिए, इस तरह से करेंगे। 4 केजीज चाहिए, हर केजी 100 रुपये का, पर्चे में ये करना, ठीक है। 4 kg पर यूनिट इंटू ₹100 पर केजी, ये लिखने की जरूरत नहीं है, 4 into 100, ओके 400। नेक्स्ट डायरेक्ट लेबर कॉस्ट, 3 लेबर आवर्स चाहिए और हर लेबर को हर आवर को लेबर का हम 250 पे करते हैं, तो नहीं पहले बताओ ना, 3 into 250, वर्किंग तो शो करनी है ना, 7। और एफओएच जो है वो 50% ऑफ डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट है। अब डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट कितनी है, हाँ तो ऐसे 4 into 100 इंटू करने की जगह ऊपर लिखा हुआ ना मटेरियल कॉस्ट, ये मटेरियल क्वांटिटी पर यूनिट है, 4 kg पर यूनिट। मटेरियल क्वांटिटी बेसिक्स में कराया था, याद है, मटेरियल वो क्वेश्चन नंबर 5 था गालिबन, उसमें भी मटेरियल क्वांटिटी पर यूनिट, मटेरियल रेट पर केजी, दोनों को मिलाया तो बना मटेरियल कॉस्ट पर यूनिट।
वैसे तो ये सवाल था ये वाला, ये सवाल, इसमें यही काम किया था, ठीक है। एनीवेज यहाँ पर एक वो टेबल भी आपने फिर पढ़ा था खुद जाके, ये मटेरियल कॉस्ट पर यूनिट कैसे निकलती है जी? मटेरियल प्राइस इनटू मटेरियल क्वांटिटी पर यूनिट, ऐसे ही है ना। तो मटेरियल कॉस्ट का इतने परसेंट एफओएच है, ऐसे ही है ना। तो वो टोटल का ही लेना है आपने, लें जी। तो 400 का कितने परसेंट? एस्टिमेशन का तरीका उन्होंने कहा जी, अगर मटेरियल जितना लगता है ना उसका 50% हमारा एफओएच भी लग रहे होते हैं, तो ये कितना आ गया? ये बन गया जनाब 1। डन जी। ऐसे ही करवाएं ये सवाल मेरे से आप। तीसरे का सलूशन था मौजूद? चलो कर लेते हैं ये। कैलकुलेट ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट बेस्ड ऑन, ये तो सिर्फ OAR निकालने हैं ना, ये तो यही कर लेते हैं जी। OAR निकालना है डायरेक्ट लेबर आवर्स की बेस पे। नंबर वन डायरेक्ट लेबर आवर्स की बेस पे OAR निकलेगा। तो भाई OAR का फॉर्मूला बता दिया हुआ आपको, ये बस वो जो आपको कल बताया था ना उसकी प्रैक्टिस थी, ये वैसे कराना नहीं चाहिए था आपको मुझसे। चलें अब आप तो आप है ना जी। OAR कैसे निकलेगा जी? बजटेड एफओएच कितने हैं? 75। कहाँ लिखा हुआ है बजटेड? ने तो टोटल लिखा हुआ है। नहीं बेटा टॉप पे जरा देखें ना, टॉप पे तो लिखा हुआ है, ऐसे ना करें, तुक्के ना लगाएं। टॉप पे क्या लिखा है? बजटेड इन्फॉर्मेशन फॉर द ईयर 25। अच्छा, ₹75,000 डिवाइडेड बाय, अब ये किस बेस पर निकाल रहे हो यार? लेबर आवर्स। डायरेक्ट लेबर कॉस्ट गिवन है 500, 5,000, 5 लाख, लेकिन डायरेक्ट लेबर आवर्स नहीं गिवन। जी हाँ, ये निकाले थे हमने। ओके, अगर अगर आप 50 रुपए पर लेबर आवर, ये यूं चल रहा है ना काम, ठीक है। डायरेक्ट लेबर कॉस्ट का फॉर्मूला क्या है? फॉर्मूला होता है, बोलो, लेबर आवर्स, टोटल लेबर आवर्स, लेबर आवर्स पर यूनिट है ना, टोटल कर दिया, ठीक है। तो लेबर आवर्स इनटू लेबर रेट। अब सवाल के अंदर उसने क्या दे दिया हमें? ये 500 रुपया, ऐसा ही है ना। तो इसको सॉल्व करना है, मसला तो नहीं आता, ये सादा सी आसान सी मैथमेटिक्स है। यहाँ पर उसने रेट दे दिया था हमें ₹50, तो 50 यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है ना, तो जाके डिवाइड हो जाएगा, नंबर ऑफ आवर्स निकल आएगा। तो बस यही काम करवाया था कल। ऐसे ये 10,000 कैसे निकला था? ये 10,000 कैसे निकला हुआ है? 10,000 लेबर आवर्स, 5 लाख डिवाइडेड बाय ₹50 पर, ठीक है जी। ओके, सही है। अब अगर 10,000 लेबर आवर्स हैं तो ये 10,000 लेबर आवर्स आपने निकाले हैं, इसलिए इसकी थोड़ी सी वर्किंग आप शो कर देंगे ऐसे करके, वर्किंग 1। तो यहाँ पे आपने वर्किंग 1 कर देनी है, वैसे तो नहीं होना ऐसे पर्चे के ऊपर लिख के आ जाए। तो 500,000 डिवाइडेड बाय, बोले 50 रुपीज़, 500,000 डिवाइड बाय ₹50 पर आवर, यूँ भी लिख सकते हैं टाइम ज़ाया करने के लिए। बहरहाल कितने आवर्स जी? 10,000 लेबर आवर्स। तो ऐसे 10,000 चूँकि सवाल में गिवन नहीं था, तो ये आपने फिर शो कर देनी है वर्किंग, ठीक है बच्चों। तो बोलो आंसर बताएं। 7.5 पर लेबर आवर। डन। उसके बाद जी फिर क्या कहता है जी, क्या फरमाइश कर रहा है? मशीन आवर्स की बेस पे करो। मशीन आवर्स आई थिंक गिवन थे सीधे सीधे, नहीं ये भी निकालने पड़ने थे। चलें खैर निकाल लेते हैं। नंबर 2, उसी तरह से OAR निकालने के लिए 750 है, तो वही 75,000 डिवाइड कर रहे हैं बेस चेंज करके, और बेस निकलेगी कैसे? अब वो डिफरेंट तरीके से निकलेगी। वो कहता है जी 5 घंटे एक यूनिट पर लगते हैं मशीन के एक यूनिट पर 5 घंटे लगते हैं। टोटल यूनिट्स कितने बजट कर रहे हैं हम? तो 5 × 5,000 जी, ये निकालना पड़ना था आपको। 5,000 यूनिट्स हैं और हर यूनिट पर 5 घंटे लगते हैं। 5 × 5,000 लिखूं ऐसे, 5 आवर्स पर यूनिट इंटू 5,000 यूनिट्स, जब बस 5 × 5,000 समझ आ रही है?
ऐसे ही पर्चे में ऐसे ही करना। कितना जी? 25,000 यूनिट। जब 25,000 यूनिट से डिवाइड करेंगे तो आंसर क्या आएगा? ₹3 पर यूनिट। ओके, पर मशीन आर, सॉरी। डन जी, तो चेंज हो गया, ठीक है, बुनियाद चेंज हो गई है ना, ऐसे ही होना। एफ वाई तो बढ़ ही जाएंगे उसी तरह से। यूनिट से 50,000 बनने हैं, अगर 50 ही बने एग्जैक्ट बजट के मुताबिक, तो सारा 75,000 जो बजट है वो प्रोडक्ट की कॉस्ट में शामिल हो जाए। और अगर कम ज़्यादा होगा तो अंडर ओवर की एडजस्टमेंट कर रहे होंगे, ठीक है ना। जिस बेस के ऊपर आपने वो यार निकाला होता है, एब्जॉर्ब करवाते हुए भी वही बेस यूज़ करेंगे ना। अगर यहाँ पे मिसाल के तौर पे आपने पर मशीन आर रेट निकाला है, तो जब 1 यूनिट बनेगा तो 1 यूनिट पर कितने मशीन आर लगेंगे? 5। अच्छा, वैसे 1 यूनिट पर कितने लेबर आवर्स लगते हैं, कोई बता सकता है? हाँ, 5,000 यूनिट से बनाने का बजट कर रहे हैं और 10,000 घंटे बजट कर रहे हैं, तो इसका मतलब हर यूनिट पर 2 घंटे लगते हैं। सादा सी बात है, और सही है ना। तो वो 2 घंटे लेबर के लगते हैं और 5 घंटे उस यूनिट पर मशीन के लगते हैं। तो ओ यार, इसका कम है उसका ज़्यादा है, कोई मसला तो नहीं है ना। जब चीज़ बनेगी, मसलन 5,000 यूनिट्स बनेंगे, तो हर यूनिट पर 2-2 घंटे लगे, तो टोटल 10,000 घंटे लगे, तो वही 75 में वापस चले जाएंगे। और यहाँ पर 5,000 यूनिट्स बनने हैं, हर यूनिट पर 5-5 घंटे लगने हैं, तो 25,000 यूनिट्स जब मल्टीप्लाई करेंगे तो वापस वहीं जाएंगे। इससे ना परेशान हुआ करें, ये रेट कम हो गया, वो रेट ये डिफरेंट हो गया, फर्स्ट तो वही रहने हैं, बेस बदली है ना। अब 1 यूनिट पर 5 घंटे मशीन के लगते हैं और 1 यूनिट पर 2 घंटे लेबर के लगते हैं, तो वो यार अगर पर मशीन आर होगा तो वो छोटी फिगर ही होनी है, जाहिर सी बात है। सही है। उसके बाद प्रोडक्शन यूनिट्स की बेस पर लो, इतना सीधा भी होता है काम। 75,000 डिवाइडेड बाय 5,000, जी बोलें, ₹15 पर यूनिट, ठीक है। अच्छा, डायरेक्ट लेबर कॉस्ट की बेस पर, अब डायरेक्ट लेबर कॉस्ट कितनी है, ये उसने बताई तो ही है, 5 लाख, ऐसा ही है। तो 500,000 इंटू, अब यहाँ पर परसेंटेज गिवन होती तो लगा लेते, परसेंटेज तो गिवन ही नहीं है। अब इसका क्या किया था आपने, बोलो। ओ यार निकालना है, देखो मैंने यहाँ पर, ये तो आसान था ना, डिवाइडेड बाय आवर्स, वैसे ज़्यादा होते यूज वही 3 है, डिवाइड बाय यूनिट्स, डिवाइड बाय लेबर आवर, डिवाइड बाय मशीन आवर्स, ठीक है। लेकिन क्या था, परसेंटेज ऑफ कॉस्ट गिवन हो, तो परसेंटेज पहले कैसे निकालेंगे? 75,000 डिवाइडेड बाय, बिल्कुल ऐसे ही जैसे मैंने कल बताया था, आपके 3 पर्चे दिए आपने और आपके टोटल आ गए 195 नंबर। आप परसेंटेज निकालोगे तो वो 50% से ऊपर ही निकलेगी तीनों की, है ना। ऐसे ही है ना। खुश कितने होने हैं, खुश कितने होने हैं, कौन सा सवाल चल रहा है? तो भाई आपने ओ यार निकालना है ना, तो आपने कहना है जी 75, किधर गया, 75,000 आपके पास क्या है जी, एफओएच की कॉस्ट, इसको एज अ परसेंटेज ऑफ डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट प्रेजेंट करो, तो भाई डिवाइड कर दो। जैसे मैंने आपको कल मार्कअप मार्जिन में सिखाया था, अगर मार्कअप लेना है तो प्रॉफिट को किससे डिवाइड कर दो, कॉस्ट से, तो प्रॉफिट एज अ परसेंटेज ऑफ कॉस्ट आ जाएगा। या सेल से डिवाइड करोगे तो एज अ परसेंटेज ऑफ सेल। बिल्कुल वैसे ही अगर आप एफओएच को डिवाइड कर दो मटेरियल से, तो एज अ परसेंटेज ऑफ मटेरियल ये प्रेजेंट हो जाएगा। लेबर कॉस्ट से डिवाइड कर दो तो एज अ परसेंटेज ऑफ लेबर कॉस्ट। प्राइम कॉस्ट से डिवाइड करोगे तो एज अ परसेंटेज ऑफ प्राइम कॉस्ट आ जाएगा। कोई मसला? तो वो यार ही निकालना है ना। तो रुपीस कितने हैं जी मटीरियल? 500,000 जी। तो ये बन गया जनाब कितने परसेंट? 15%। अगर इंटू 100 कर देंगे तो 15%, नहीं करेंगे तो 0.15। बातें दोनों ही सेम है, लेकिन आप इंटू 100 कर दें इज इक्वल टू, लेकिन ये क्या है जी, 15% ऑफ डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट। यानी अगर डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट लेबर है, ये 5 लाख, अच्छा डायरेक्ट लेबर कॉस्ट कर दो, आगे मटेरियल भी आ ही रहा है वैसे। और नेक्स्ट क्या है जी, 75,000। अब मटेरियल कॉस्ट कितनी है जी? 1 लाख। तो फिर क्या परसेंटेज आ रही है जी इसकी? 60%। हैं 6%? तो 6%, 6% तो कुछ भी नहीं है, 6 मैं लिख भी दिया। 60% ऑफ डायरेक्ट मटेरियल। पता है अब इसका मतलब क्या, अगर 100 रुपया मटीरियल लगेगा तो 1 यूनिट पर, तो 60 रुपये एफओएच भी लगेंगे, ठीक है।
प्राइम कॉस्ट किसे कहते हैं? अब पहले तो प्राइम कॉस्ट निकले, प्राइम कॉस्ट कैसे निकलेगी? प्राइम कॉस्ट कैसे निकलेगी? प्राइम कॉस्ट कितनी जी? 5 लाख, ये 1,25,000, ये डायरेक्ट मटेरियल प्लस, मैंने तरतीब नहीं बदली वरना 5 जमा 1 25 भी हो सकता था, मैंने कहा था याद क्या किया हुआ, डायरेक्ट मटेरियल प्लस डायरेक्ट लेबर। भाई को जगाना जी, मुझे पता है बोर हो रहे हैं इस वक्त आप लोगों ने कहा करना है। 5 लाख, आंसर इज 6 लाख। अब एफ एच 75,000 जो है उनको डिवाइड कर दो 6,25,000 से, ये छोटी सी वर्किंग कह लोगे ना इसको, तो 6,25,000 से जब डिवाइड करोगे ये वर्किंग वाले से इंटू 100 करोगे, आंसर इज, तो कोई मसला इसमें है तो बताएं, ऑफ प्राइम कॉस्ट कोई मसला? ये ऐसे ही बस आपको जो फॉर्मूला लिखवाया था ना ओ आर का, बजटेड एफ एच ओवर बजटेड बेस, या बजटेड, यहां पर भी ऐसा ही हुआ वैसे बाय द वे, बजटेड एफ एच ओवर बजटेड बेस ही हो रही है, सही है, पर इंटू 100 कर देते हैं और वो पर सेंट बना लेते हैं, ठीक है, फर्क सिर्फ ये होता है जब कॉस्ट होती है। तो ओ यार निकालने का फॉर्मूला सेम ही रहना है, ठीक है, तो ये मैं अब इसको, हाँ जब एलोकेट करेंगे तो उसका फॉर्मूला ये, तो ये मेरे ख्याल में इसको मिटाना जी, कंफ्यूज करेगा ऐसे काम का, ठीक है जी। तो ये देखिएगा जी, बजटेड बेस ये भी हो सकती हैं, ये तीनों भी बजटेड बेस ही हैं, ठीक है। कहाँ पर करके लिखे? यहाँ पे करके जी। ये दोनों ही तरह की बेस हो सकती हैं, ठीक है जी, सही है। 6 बेसिस यूज हो सकती हैं जिनमें से ग्रीन वाली 3 ज़्यादा मशहूर है, ओके। हाँ, इनको निकालने का तरीका बजटेड एफ ओवर बजटेड बेस ही है, पर यूनिट, पर लेबर आर, पर मशीन आर। हाँ, जब इसको एलोकेट करने लगते हैं तो फिर परसेंटेज मल्टीप्लाई हो जाएगी, वो देखा हुआ है आपने, वो सवालों में और भी देख लेते हैं। जब ये ओ आर निकल आता है तो फिर इस ओ आर को एब्जॉर्ब करवाने के लिए आपका फॉर्मूला क्या है जी? ओ आर इंटू एक्चुअल एक्टिविटी परफॉर्म, ठीक है, ये ध्यान में रखना है, ठीक है। एक्चुअल एफ एच एब्जॉर्ब जब निकल आए तो उसको एक्चुअल एक्टिविटी लेवल से मल्टीप्लाई करना है और प्रोडक्ट की कॉस्ट निकालनी है, ठीक है। फिर पीरियड के एंड पे क्या करना है वो भी देख लेते हैं। फिर जी चौथे सवाल का सोल्यूशन था मौजूद, एफ ओ एच, किसी ने ये तो नहीं कहा आपको कि फिक्स अलग करो वेरिएबल अलग करो, मतलब एफ ओ एच इकट्ठे ही है, एफ ओ एच ऐसे ही है ना, तो ये 0.8 मिलियन लिया था ना, सोल्यूशन मौजूद था, इसको करवाऊं या रहने दूं? अच्छा सवाल है, 5वां, इसको डिस्कस भी किया था, तो सोल्यूशन किस किस का मौजूद है? सिर्फ 4 का था, 5वें का नहीं है, फिर 6वें का है, 7वें का है, 8वें का है, 9वें का है, 10वें का है, 11वें का है। अच्छा किधर जा रहे हो? 11वें का होना चाहिए, 10वें का नहीं होगा, भला क्यों? वो मैंने कराना होगा, ऐसे ही नीचे आ गए, ठीक है। असल में वो सवाल है, पहला सवाल तो वही, उसकी तैयारी कर रहे हैं, एफ तो भी शुरू ही नहीं किया हम, ठीक है। आ जाओ जी बच्चों, क्वेश्चन नंबर 5 कर लेते हैं जी, करें ना? ना तो करनी नहीं आप लोगों ने, बुरा ना ही कर देते भाई, गिलास तो मंगवा दें। Cost Accounting Department of Jain Limited made the following estimates for coming year. एफ की कॉस्ट आ रही है, डायरेक्ट मटेरियल की कॉस्ट आ रही है, प्रोडक्शन वॉल्यूम, डायरेक्ट लेबर का टाइम भी आ रहा है। कैलकुलेट करो प्री डिटर्मिन्ड एफ एब्जॉर्प्शन रेट बेस्ड ऑन डायरेक्ट लेबर आ रही है, तो कल कराया भी था है ना। तो चलो मैं सिर्फ पहले ये पार्ट कर लेता हूँ 1 का। क्वेश्चन नंबर 1A, 1
ए, क्या निकाल दो, ओ ए आर बेस्ड ऑन, तो ओ ए आर के लिए फॉर्मूला क्या है, बजटेड एफ ओ एच ओवर, बस ये याद रखना है, ओ ए आर निकालने के लिए बजट्स को यूज करना है, लेकिन जब एब्जॉर्ब करवाना है तो बजटेड डेटा को डस्टबिन में फेंक देना है और एक्चुअल एक्टिविटी लेवल परफॉर्म को मल्टीप्लाई करना है ओ ए आर से, ठीक है भाई, ये याद रखना है। बच्चे हमेशा गलती यही करते हैं, आप भी करेंगे मुझे पता है, करेंगे ना गलती। चले जी, अब ये निकाला ही हुआ है, 5,25,000 क्या है टोटल एफ ओ एच और लेबर आवर्स टोटल, सुबह अल्लाह सब कुछ तो दिया हुआ है जी। कितने एफ ओ एच हैं, रुपीज 5,25,000 डिवाइडेड बाय 60,000 लेबर आवर, ठीक है जी। यहाँ से हमारे पास रेट क्या निकल आया, रुपीज 8.75, बोलो क्या चीज है ये, पर किसको लगेंगे, लेबर आवर को, पर लेबर आवर, ठीक है। अब इसी तरतीब पे चलते हैं, मिक्स ना हो के साथ। मिसाल अगर कोई कंपनी, अगर ये कंपनी नहीं, कोई कंपनी, अगर कोई एक कंपनी, ठीक है, वो ये बेस यूज कर रही है और फिर उसने एक ऑर्डर रिसीव किया, जॉब ऑर्डर कॉस्टिंग करते हैं ना, हर ऑर्डर को नंबर देते हैं, तो ये 924 नंबर ऑर्डर इनको आया, जिसमें इन्होंने ये कॉस्ट इनकर की, यानी कि वो जो ऑर्डर था, मिसाल के तौर पे हमें 50 इस तरह के मार्कर बनाने का ऑर्डर मिल गया, ठीक है, ब्लैक कलर के, पहले कोई ब्लू कलर के भी बनते हैं, किसी ने ब्लू का ऑर्डर दिया होता, किसी ने पिंक का ऑर्डर दिया होता, किसी ने लाल का ऑर्डर दिया होता, किसी ने नीले का ऑर्डर दिया होता, किसी ने पीले का ऑर्डर दिया हुआ था। तो जॉब डिफरेंट जॉब्स हमें डिफरेंट ऑर्डर आते रहते हैं, ठीक है, कोई मार्कर का, कोई पेन का, हम हर चीज़ बना देते हैं, ठीक है, कस्टमर स्पेसिफिक ऑर्डर्स पूरे करते होते हैं। 924 नंबर ऑर्डर आया, इस 924 नंबर ऑर्डर के ऊपर हमारे डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट आई है 20,000 और डायरेक्ट लेबर कॉस्ट आई है 1400 घंटों की 8400। सवाल क्या रिक्वायर कर रहा है, कैलकुलेट कर दो प्रोडक्शन कॉस्ट ऑफ जॉब 924। अब प्रोडक्शन कॉस्ट के अंदर सिर्फ मटेरियल लेबर तो है नहीं कि ऐड करके कहानी खत्म कर दें, प्रोडक्शन कॉस्ट के अंदर तो डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर और एफ ओ एच होते हैं। एफ ओ एच का डेटा उसने नहीं दिया होगा। एफ ओ एच पार्ट 1 में हमने निकाला है ओ ए आर, ओवर एब्जॉर्प्शन रेट निकाला है, पर यूनिट या पर मशीन या पर जो भी निकाला है, तो उस रेट को यूज करते हुए हमने एफ ओ एच की कॉस्ट को भी 924 को एब्जॉर्ब करवाना। अब पता नहीं, मिसाल के तौर पे इसी साल में नंबर 1 ऑर्डर से शुरू हुए थे हम, तो इस साल के अंदर 924 नंबर ऑर्डर हो चुका है। अब पीरियड के एंड पे जाके एक्चुअल एफ ओ एच को पता लगना है, तो क्या इनको चीज बेचेंगे नहीं, कॉस्ट का पता होगा तो सेल प्राइस कोट करके आगे बेचेंगे। तो ये मसला होता है असल में कि एफ ओ एच की मटीरियल कितना लगा जो बाजार से खरीद के लाए इन पे लगाने के लिए, लेबर कितनी लगी जितना उन्होंने काम किया, एफ ओ एच कितने लगे भाई वो क्लियरली पता नहीं लग रहा होता। तो इसलिए एक रेट स्टार्ट में खड़े होकर निकाला होता है और अब ड्यूरिंग द पीरियड जितना काम हुआ उसके ऊपर जो है वो हमने एलोकेट करवाया, एब्जॉर्ब करवाया एफ ओ एच, और फिर उसके ऊपर सेल प्राइस रख कर तो उनको बेच दिया हमने कि ये हम इतने का सेल प्राइस कोट करते हैं ना ऊपर प्रॉफिट रख के। एंड में जाके को थोड़ी बहुत कमी बेशी होती है, इतनी ज्यादा को बहुत बड़ा मसला नहीं आ जाता, थोड़ी बहुत कमी बेशी होती है, कभी यूनिट्स कम ज्यादा हो गए, एफ ओ एच कम ज्यादा हो गए, थोड़ा बहुत फर्क जो होता है वो फिर एंड पे जाके हम एज एन एक्सपेंस रिकॉर्ड कर देते हैं या एक्सपेंस को रिवर्स कर देते हैं, अंडर ओवर एब्जॉर्ब की एडजस्टमेंट होती है पीरियड के एंड पे जाके। ये थोड़ा सा समझ आ रहा है अब। तो एक ऑर्डर आया 924 नंबर ऑर्डर में मटेरियल लेबर तो क्लियरली पता लग रहा है, एफ ओ एच का नहीं पता लग रहा कितने लगे, तो उसके लिए हमने वो प्री डिटरमिन्ड रेट को यूज करके एफ ओ एच को भी कुछ ना कुछ इसको एब्जॉर्ब करवाना है। ये ऑर्डर, ये तो नहीं ना कि इस ऑर्डर को एफ ओ एच एब्जॉर्ब ही ना करें, समझ नहीं लग रही तो सही है, मशीनें तो चल रही है ना। अब ईच एब्जॉर्प्शन रेट जो है वो पार्ट 1 वाला उसको यूज करो, तो पहले मैं फिलहाल सिर्फ कौन सा यूज कर रहा हूँ, डायरेक्ट लेबर आवर्स। इसी की बेस पर क्या निकालनी है हमने जी, 2 का ए कह लो, ये 2 है ना, हाँ 2 का ए, क्या निकाल दें जी, प्रोडक्ट टोटल प्रोडक्शन कॉस्ट, क्या निकालना है जी हमने, टोटल प्रोडक्शन कॉस्ट। अच्छा जी, टोटल प्रोडक्शन कॉस्ट, ये मैं इस तरह तोड़ कर रहा हूँ, हालांकि पहले 1 करते फिर 2 करते, ऐसा भी हो सकता था, ठीक है, लेकिन बस मैं ऐसे कर रहा हूँ जी बच्चों। टोटल प्रोडक्शन कॉस्ट, प्रोडक्ट कॉस्ट, वो पहले दिन जो पढ़ा था प्रोडक्ट कॉस्ट कितना इंपॉर्टेंट था, पता होगा तो आप रिक्वायरमेंट पूरी कर पाएंगे ना, कि प्रोडक्ट कॉस्ट कहते किसको है, मटीरियल, डायरेक्ट मटीरियल कॉस्ट, डायरेक्ट लेबर कॉस्ट और
अब मुझे बताओ ये टोटल प्रोडक्शन कॉस्ट किसकी निकाल रहे हैं? ऑफ जॉब नंबर 924, ठीक है। तो टोटल प्रोडक्शन कॉस्ट ऑफ जॉब, अब मैंने लिखा, चलो जॉब नंबर 900 ऑफ जॉब 924 ऐसे, फिर आपको पक्का हो ना इस एक जॉब, स्पेसिफिक जॉब की। जॉब का मतलब क्या है? मतलब ये है कि बहुत सारी जॉब्स, हम ये जॉब ऑर्डर कॉस्टिंग हमारा एक चैप्टर भी है, वैसे चैप्टर का पता ही नहीं लगा कि वो आया कब और गया कब, क्योंकि वो बिल्कुल एंड पे करते हैं। एक कॉस्ट ऑन प्रोडक्शन का टॉपिक है जो बिल्कुल एंड पे मैं रखता हूँ, क्योंकि उसके अंदर सारी कॉस्ट अकाउंटिंग, मटीरियल को खरीद कर उसको प्रोडक्शन प्रोसेस कॉस्टिंग के अंदर जो सीखेंगे, प्रोडक्शन करके एफओएच एब्जॉर्ब करवा के अंडर ओवर जिस चैप्टर में सीखेंगे वो करके एंड पे फिनिश करके उसको बेचने तक की एंट्रीज होती हैं कॉस्ट फ्लो इन प्रोडक्शन। तो ये चैप्टर एंड पे ही हो सकता है, जैसे आप देख रहे हो शुरू से लेके आखिर तक सारी कॉस्ट अकाउंटिंग जिसमें देखनी है आपने एंट्रीज में तो उसके जो सवाल होते हैं ना वो जॉब ऑर्डर कॉस्टिंग के ही चैप्टर के होते हैं। तो वो एंड के ऊपर वो सवाल जो हम करेंगे जॉब ऑर्डर कॉस्टिंग की कर रहे होंगे तो वो कॉस्ट में प्रोडक्शन की एंट्रीज और लेजर्स बन रहे होते हैं, तो उसके अंदर फिर आपको थोड़ा दोबारा से पता लगेगा। एक ऑर्गेनाइजेशन है मेक टू, ये जो है ना कस्टमर स्पेसिफिक ऑर्डर्स की बेस पर, वो हमारा बिजनेस क्या है, हमने एक फैक्ट्री लगाई हुई, जो कस्टमर आता है अपने ऑर्डर देता है, हम उसको काम करके दे देते हैं, ठीक है। तो ये जॉब नंबर 924 एक हमें आई थी, इसकी कॉस्ट सेठ साहब ने कहा जरा 924 की कॉस्ट तो निकाल कर दें अकाउंटेंट साहब, क्योंकि सेठ साहब ने इसके ऊपर फिर कोई ना कोई आगे बारगेन भी तो करना है ना। हम डिसीजन मेकिंग देखेंगे, डिसीजन मेकिंग में रेलेवेंट कॉस्ट सिर्फ लेते हैं, ये तो खैर वैसे कॉस्ट निकाली ना, रेलेवेंट कॉस्ट की बेस पे हम जो प्राइस जो है वो कोट कर रहे होते हैं। एनीवेज प्रोडक्ट की कॉस्ट का पता होना हमें ज़रूरी है, तभी हम उसके ऊपर कोई प्रॉफिट मार्जिन ऐड करके सेल प्राइस डिटरमिन कर रहे होते हैं, ठीक है। क्योंकि सेल प्राइस ऐसी चीज़ नहीं है कि हम रोज़ बदल रहे हो, इससे बड़ा मसला होता है, इससे बहुत मसला होता है, ठीक है। खैर तो रुपीस के अंदर निकाल लेते हैं जी। तो डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट, डायरेक्ट मटेरियल लिखा हुआ है ना, हाँ जी, डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट कितनी है जी? 20,000। उसके बाद डायरेक्ट लेबर कॉस्ट, डायरेक्ट लेबर कॉस्ट कितनी है जी? ₹8400। और उसके बाद एफओएच की कॉस्ट। अब ये हमारे पास समझो ये वर्किंग करेंगे जी, क्योंकि ये तो पार्ट है ना अलग अलग, ये नहीं गिवन होगा सवाल में, तो ये बजटेड एफओएच ओवर बजटेड बेस करके ओआर निकाल लेंगे, और फिर अब ओआर निकल आया, अब उसकी बेस पे हम एब्जॉर्ब करवाते हैं 924 को भी एफओएच। अब एफओएच कितने 924 पे लगे? अगर ओआर पर लेबर आर है तो देखना पड़ेगा इस जॉब 924 पर कितने लेबर आर्स लगे, तभी बता सकते हैं ना हम। तो वही सवाल से देखना पड़ेगा जाके, तो सवाल ने ये भी बताया हुआ है, इतना आसान सवाल था। 55 जो है, अच्छा 55 तक भी आसान ही रहेंगे सवाल इसके, एफओएच का चैप्टर सीए में ही आसान है, पर्चा मुश्किल होता है, सीए में बहुत आसान है। अच्छा रिजल्ट भी बड़ा अच्छा आता है, यानी कि बस वो है कि 1.5 महीना बच्चा इस इंतजार में रहता है और दुआ कर अल्लाह पास कर दे, पास हो भी जाता है बच्चा नॉर्मल, ठीक है ना, रिजल्ट इसका अच्छा ही आता है। बस ये पता नहीं लगता पर्चे के बाद कि सही किया होगा या नहीं सही किया होगा, थोड़ा ऐसे से लग रहा होता है कभी कभी कुछ सवाल में, कुछ में सही होता है कुछ में ऐसा, ठीक है ना। खैर चले छोड़े, कोई बात। रिजल्ट इसका बहुत अच्छा, अच्छे रिजल्ट में से इसका भी रिजल्ट होता है कैप के अंदर आपका अच्छा ही होगा इंशाल्लाह, अल्लाह ने चाहा तो जी। अब कह रहा है कि जॉब नंबर 924 पर 1400 लेबर आवर्स लगे। अगर लेबर आवर्स कितने लगे और एफओएच का रेट हमने निकाला हुआ है, पर लेबर आवर ही निकाला हुआ है ना, वो क्या निकाला हुआ है? हाँ जी, तो ₹8.75 पर लेबर आर इंटू 1400 लेबर आर, ये हमें पार्ट 1 से मिला और ये सवाल में बताओ जी 1225, ठीक है जी। तो ये जनाब हमें 1225, ये तो हमें टोटल कॉस्ट मिल गई, ये प्रोडक्ट की कॉस्ट है, ठीक है जी। तो प्रोडक्ट की कॉस्ट जो है उसमें 3 चीज़ें होती हैं। मटेरियल हम डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल बता सकते हैं, क्योंकि मटेरियल जितना चाहिए बाजार से खरीद के लाएंगे वो लगा देंगे। लेबर क्लियरली बता सकते हैं, जितना लेबर ने काम करना है आर से मल्टीप्लाई करके। लेकिन ये जो कॉमन कॉस्ट होती है ना जी, मसला इनका होता है कि ये है भी प्रोडक्शन की कॉस्ट का हिस्सा
और बंदा क्लियरली बता भी नहीं सकता कि सिक्योरिटी गार्ड की सैलरी का कितना हिस्सा इस जॉब नंबर 924 में डाले। समझ आई? अब फिर करते क्या है, सारे को इकट्ठा करते हैं, सिक्योरिटी गार्ड की सैलरी पकड़, सुपरवाइजर की सैलरी पकड़, मैनेजर की सैलरी पकड़, फैक्ट्री का रेंट पकड़, कोई प्लांट मशीनरी की डेप्रिसिएशन की पकड़, इलेक्ट्रिसिटी को पकड़, लोया बेच, लैलन बेच, तीन डब्बा बेच, सब कुछ लेकर इकट्ठा करके एक फिगर बना ली, ये जी हमारे एफओएच। ठीक है, तो समझ आ रही है ना? अब इस एक मार्कर पे कितने एफओएच लगने क्लियरली नहीं, कॉमन कॉस्ट जो है मटेरियल इजीली बता सकते हैं, इस मार्कर पे कितना लगा, एक मार्कर पे लेबर कितनी क्लियरली बता सकते हैं जितना इसमें टाइम लगा। लेकिन जिस फैक्ट्री में ये चल रहा है, ये काम, ये प्रोडक्शन चल रही है, उसमें कॉमन कॉस्ट होती है जिनका क्लियरली ये नहीं पता लग सकता कि एक यूनिट पर कितना लगा, तो उसका हल लेंगे, पूल कर लेते हैं सारे एफओएच को, ये सिंगल रेट सिस्टम में। और डिपार्टमेंटल में क्या करेंगे, पूल ही करेंगे लेकिन डिपार्टमेंट वाइज, और अगले चैप्टर में क्या करेंगे, पूल ही करेंगे लेकिन एक्टिविटी वाइज। ऐसा ही है ये आसान टॉपिक, और ये वाकई में आसान है, यानी कि सीएमए के पर्चे में भी ये आसान सवाल ही होता है, कॉपी पेस्ट, ये मार्क्स देने वाला सवाल। ठीक है, तो क्या कर रहे हैं हम, पूरे बिजनेस के एफओएच को एक ही बास्केट में, एक ही पूल में डाला है, सिंगल रेट सिस्टम के अंदर सारे एफओएच इकट्ठे किए, एक बास्केट में डाले, और अब बैठकर सोचा हमारी कंपनी ना लेबर इंटेंसिव है। क्या क्या मतलब, ज्यादा काम यहां क्या कौन कर रहा है, लेबर। थोड़ा बहुत मशीनें भी चलती होंगी लेकिन ज्यादा काम ज्यादा डिपेंड किस पे कर रहे हैं, लेबर पे। तो फिर हमने ये फैसला किया कि हम अपनी बेस किसको बनाएंगे। ठीक है, पूरे पीरियड में कितने लेबर आवर्स एक्सपेक्टेड है, ये भी बजट करेंगे, कर सकते हैं हम, कर सकते हैं बजट। ठीक है, स्पेशलाइज्ड लेबर हमें इसके लिए चाहिए, और हमारा अंदाजा क्या होता है, देखो ना, वैसे पर यूनिट कितने लेबर आवर्स लग रहे हैं, यहां से पता लग सकता है। 1400 लेबर आवर्स, यूनिट्स बताए इन्होंने, नहीं बताए, कहीं यूनिट्स बताएं। हाँ, ये प्रोडक्शन वॉल्यूम कितना है, 40,000, तो 60,000 डिवाइड बाई 40,000 करो सर, कैसे बता दूं, यानी एक यूनिट पर 1.5 घंटा। अच्छा, अब बजट कर रहे हैं ना हम बैठे हुए, ठीक है, तो अब हमारी कोई अपनी एक एस्टिमेशन होती है कि जी इतनी डिमांड होगी अगले एक साल के अंदर। ठीक है, तो मिसाल के तौर पे अगर अगले एक साल में हम डिमांड अज्यूम कर रहे हैं कि 40,000 यूनिट्स की हमारी आएगी, हम ये बेंच बनाते हैं, हमारे अंदाजा है कि एक अगले साल में जो है वो 40,000 बेंचों का ऑर्डर हमें आ सकते हैं, ये हमारी डिमांड होगी, और एक बेंच के ऊपर लेबर का 1.5 घंटा लगता है, तो बजटेड लेबर आवर्स कितने बन गए, 40,000 इंटू 1.5, 60,000। वो दिया हुआ था सवाल में। मकसद कहने का ये है, सारे एफओएच को एक पूल में डाला, बजटेड एफओएच, बजटेड, ये भी एक्चुअल नहीं होता, ये भी बजटेड है। इतना रेंट होगा, नॉर्मली वो रेंट वही रहेगा, इतना इलेक्ट्रिसिटी होगा, कभी आगे पीछे हो सकता है। ठीक है, कुछ खर्चे वही रहते हैं, कुछ आगे पीछे थोड़े बहुत हो सकते हैं, नॉर्मली वही रहते हैं, कुछ प्लस माइनस हो भी सकते हैं। ओके, तो एफओएच टोटल एस्टीमेट किए, एक पूल बनाया, और ऐसे ही बेस एस्टीमेट की इकट्ठी पूरे बिजनेस की, और उस एफओएच को डिवाइड कर दिया उस बेस से, तुम्हारे पास रेट आ गया पर लेबर आवर। अब ड्यूरिंग द पीरियड ये एक जॉब, कोई एक स्पेसिफिक जॉब आई है, देखो ना भाई, बातें करने वाले, देखो ना कि टोटल मटेरियल कॉस्ट एस्टीमेट कर रहे हैं 7.5 लाख, तो इस पर सिर्फ कितनी लगी है, 20,000। मतलब एक ये जॉब है, और भी बहुत सारे ऐसे ही ऑर्डर्स आए होंगे, तो मटेरियल कॉस्ट औरों में भी लगेगी, लेबर कॉस्ट औरों में भी लगेगी, एफओएच औरों को भी एब्जॉर्ब हो गए। इस जॉब को कितना एब्जॉर्ब करवाया एफओएच हमने, इस जॉब की टोटल कॉस्ट कैसे निकली, इस जॉब का टोटल मटेरियल ये एक्चुअल निकल आया करता है, नॉर्मली कितना लगा नजर आ रहा है, लेबर कितनी लगी है नजर आ रही होती है, लेकिन एफओएच को क्या कराना पड़ता है, एक रेट की बेस पर एब्जॉर्ब। ठीक है, तो यही हमने कराया। कुछ कुछ समझ आ रही है, थोड़ी बहुत जी, 40, ठीक है। और अगर अब समझ तो आ ही गई है आपको, इतना खपा हूं मैं, ये ना इंडिपेंडेंट सिनेरियोज हैं, सवाल ऐसे नहीं होते, कोई एक बेस होती है। इस वक्त आपको ना सिखाया जा रहा है असल में कैलकुलेशन करना, थोड़ा सा बुनियाद बनाना, इसलिए ये एक ही सवाल में 3-3, 4-4 बेस, और हर एक के साथ वही कॉस्ट निकल रही है। ठीक है, अगर डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट, ये बात नहीं, अगर वे भी लेबर कॉस्ट ही है, चलो ठीक है, ठीक है जी। बी, अगर डायरेक्ट लेबर कॉस्ट की बेस पर आपने एब्जॉर्प्शन रेट निकालना है तो कैसे निकलेगा। अब ये 1 का बी, हमारा OAR का जो है वो रेट निकालने का तरीका बदल गया, तो एफओएच तो वही रहेंगे 5 लाख
लेकिन डायरेक्ट लेबर कॉस्ट ये उठा लें 8400, ये इस जॉब की स्पेसिफिक कॉस्ट है। हमने पूरे बिजनेस के पूरे साल के बजट्स को उठाना है, तो क्या है जी बजटेड लेबर कॉस्ट 3 लाख, तो 3 लाख से इसको डिवाइड करें, रुपीस से ही डिवाइड हो गया, ठीक है, इंटू 100 कर दो फिर, तो एज अ परसेंटेज ये प्रेजेंट हो जाएगा। कितना आंसर है जी? 170% ऑफ डायरेक्ट लेबर कॉस्ट, ठीक है। यानी अगर लेबर कॉस्ट किसी यूनिट के ऊपर 500 रुपये लगे, किसी ऑर्डर के ऊपर अगर लेबर कॉस्ट 500 रुपये लगे, तो 500 इंटू 175% ओवरहेड्स लगेंगे। तरीका है, ठीक है जी। अब 2 का बी कर लेते हैं जी। टोटल प्रोडक्शन कॉस्ट ऑफ जॉब नंबर 900। जी बच्चों, डायरेक्ट मटेरियल तो वही लगा है, डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट 20,000 का मटेरियल लग चुका है इस पे। डायरेक्ट लेबर कॉस्ट 8400 की लेबर कॉस्ट लग चुकी है इसमें, और एफओएच की कॉस्ट सही कराना है, तेज कम करा लें बेटा, इसी को आज तक का तेज कराना है, बता दें, पीछे पीछे बैठे हैं मेरे भाई, बता दें जी। एफओएच की कॉस्ट जो है, एफओएच की कॉस्ट, अब एफओएच की कॉस्ट हमने किस बेस के ऊपर एफओएच का रेट निकाला है, ओएआर निकाला है, मटेरियल कॉस्ट, ये लेबर कॉस्ट की परसेंटेज। तो फिर जब एब्जॉर्ब करवाना है तो उसी को पकड़े। लेबर कॉस्ट कितनी इस ऑर्डर पर लगी है? 8400। अगर 8400 है तो 171.75 भी कर सकते थे। कितना आता है? 14। अच्छा, अब ये टोटल कॉस्ट कितनी बन गई? 4। ये नहीं कर समझना, ये डिफरेंट समझो, ये डिफरेंट कंपनी है, ठीक है ना, ऐसे समझ के चलना है, ठीक है, इस सवाल के अंदर, वरना फिर ऐसे कंफ्यूज हो गए खामखा। ये सिखाया जा रहा है सिर्फ आपको कैलकुलेशन करना, तो कोई एक बेस होती है इनकी, ठीक है। टोटल में जाकर फिर हो सकता है कहीं आगे मटेरियल कम ज़्यादा लगे, एंड में जाके अंडर ओवर की भी हम एडजस्टमेंट कर लिया करते हैं, ठीक है ना, सही है। अच्छा जी, तीसरा इसी तरह से ही है, वो क्या है? डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट। तो आपने 5,25,000 को डिवाइड कर देना है, टोटल मटेरियल कॉस्ट कितनी है? हाँ जी, तो ये कुछ कम आएगा परसेंटेज, ऐसे ही है ना, करो जरा, 525 बटा 7,50,000, 70% ऑफ डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट, वो निकल आएगा। तो आगे इसी तरह से मटेरियल कॉस्ट के ऊपर आप 70% लगा दोगे। गॉट इट? तो मैं तीसरा नहीं कर रहा, लेकिन ये नहीं कहना कि ये क्या हो गया, एफओ डिफरेंट, बस छोड़ो, इसको छोड़ो, सिर्फ कैलकुलेशन सीखो, ठीक है। प्रॉपर सवालों के अंदर जा रहे हैं तो सिर्फ कैलकुलेशन सिखाई जा रही है यहाँ पे आप। अच्छा जी, छठवां सवाल क्या है? इसका सोल्यूशन था, जरा देखो, इसका सोल्यूशन है, 6वें का सोल्यूशन नहीं है, चलो फिर ये भी कर ही लेते हैं जी। एक ही होगा, गिवन होगा या नहीं होगा, निकालना भी पड़ेगा, तो एक ही निकालेंगे, कर लेंगे। ये मैंने सिर्फ आपको ना कैलकुलेशन सिखाई है और थोड़ा सा आपके दिमाग में बिठाया है कि इसका मकसद क्या है। मकसद ये है कि ओआर निकल आया और फिर ड्यूरिंग द पीरियड प्रोडक्शन की कॉस्ट कैलकुलेट करते हुए, प्रोडक्ट की कॉस्ट कैलकुलेट करते हुए मटेरियल, लेबर तो नॉर्मली पता लग जाता है, एफओएच भी हम जो है वो उसमें शामिल करना शुरू कर सकें, वरना नहीं कर सकते। कॉमन कॉस्ट को एलोकेट एक यूनिट पर कितना लगा, ये सिर्फ ये बताया आपको, ठीक है। अभी पर्चे वाले सवाल शुरू तो होने दो, यहाँ से पर्चे वाले सवाल शुरू हो जाने, ये 10वें से शुरू होने। मैंने कहा बता दूं कि पर्चे में क्या होगा, इसमें से कोई गुंजाइश रह जानी है कि पर्चे में क्या होगा वो रह जाए। अभी कितने हो गए? 32। कहाँ शुरू हुए? 10 से कहाँ तक गए? तो 22 सवालों में कहीं ना कहीं तो आपका जवाब आपको मिल ही जाएगा इंशाल्लाह। क्या ख्याल है? वही पास पेपर में सिर्फ, ठीक है, तो काफ़ी सारे सवाल हैं। अच्छा जी,
सातवें का होमवर्क है वो छोड़ो, सातवां वैसे ही रहने दो, बहुत हो गया। आठवें का सोल्यूशन है, ठीक है फिर, बल्कि ना रहने दें, कर लें। सातवें का भी सोल्यूशन मौजूद है और आठवें का भी मौजूद है, तो फिर ये होमवर्क में कर लीजिएगा। चलो, नाइन्थ का सोल्यूशन होगा, सुभान अल्लाह, 10 मैंने कराना है। अच्छा जी, फटाफट 6वां सवाल करा दो मुझे। राशिद प्रोड्यूसेस 3 प्रोडक्ट्स, कंपनी हैज प्रोवाइडेड एस्टिमेटेड फैक्ट्री ओवरहेड कॉस्ट ऑफ रुपीज 1 लाख which is based on estimated machine hours for the following estimated information is also provided for the next month. बजटेड प्रोडक्शन ए के 5000, बी के 10000, सी के 15000 यूनिट्स। बजटेड आवर्स पर यूनिट, ए का 1 यूनिट मशीन के 2 घंटे खा जाता है, बी का 1 यूनिट 2.5 घंटे, सी का 1 यूनिट 1 घंटे में बनता है। एक्चुअल इंफॉर्मेशन, ऊपर क्या था जी, बजटेड इंफॉर्मेशन, ये क्या है, किसको किया आपने मैसेज? नहीं, आप नईम साहब को करें जी। अच्छा जी, अच्छा जी, एक्चुअल इंफॉर्मेशन इज एज अंडर डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट पर यूनिट, डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट 1 यूनिट ए का 10 रुपए की कॉस्ट मटेरियल की लगती है, बी पे 12 की, सी पे 8 की। लेबर कॉस्ट भी पर यूनिट गिवन है, 9 रुपए, 6 रुपए और 7 रुपए। अब जरा मुश्किल सवाल बनाया गया डेटा के हिसाब से, लेकिन इतना मुश्किल नहीं है, ध्यान से अगर 2 दफा पढ़े तो ठीक है। जरा इसको पढ़ें, ये नहीं ना दिया था होमवर्क में। एक्चुअल प्रोडक्शन यूनिट्स और एक्चुअल मशीन आवर्स वर सेम एज बजटेड, यानी कि बजटेड और एक्चुअल मशीन आवर्स और प्रोडक्शन यूनिट्स क्या हैं, सेम, ठीक है। प्रोडक्शन यूनिट्स और मशीन आवर्स बजटेड और एक्चुअल के सेम हैं, ओके, मसला कोई नहीं। आप कैलकुलेट करो प्लांट वाइड फैक्ट्री ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट, मतलब ये सिंगल OAR को सिंगल रेट को कहते हैं, ठीक है जी। बेस्ड ऑन व्हाट, बेस्ड ऑन मशीन आवर्स, फिर कॉस्ट पर यूनिट निकाल लो यूजिंग ये वाला एब्जॉर्प्शन रेट, और फिर सेल प्राइस निकालो अगर कंपनी ऐड करे मार्कअप ऑफ 20%। जल्दी करो, जल्दी करो, आपके पास ना ये सवाल करने के लिए, देखो डेटा थोड़ा सा, क्या मैं बता दूं फायदा क्या है, ठीक है, 2 मिनट। प्रोडक्ट ए निकाल लो, बी सी रहने दो, 2 मिनट में एक तो हो ही जाएगी ना, बाकी सब सेम ही होनी है। मैंने कहा एक सही तो बाकी भी सही होंगी, एक गलत तो बाकी भी गलत। हाँ जी, कोई कर चुका हो, फंस गए हैं। हाँ पानी में है।
है तो कल का पड़ा हुआ लेकिन है पानी केड़ा पुराना हो जाए। क्या हुआ, क्या हुआ, खैर है। अच्छा, ये नहीं आपके पास नोट्स, ये वाले नोट्स नहीं भाई, ये कॉपीज करके रखने क्लास में हैं कॉपीज। चले वो कह दें असगर को, हो सकता है पड़ी भी हो, नहीं तो फिर करवा के रखें। अच्छा जी, हो गया कि नहीं? सबसे पहली चीज क्या है जी, प्लांट वाइड मतलब पूरे प्लांट का, पूरी फैक्ट्री का, पूरे बिजनेस का एक OAR। तो सबसे पहले क्या निकालना था जी, ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट। कितने जी FOH बजट किए हैं जी इन्होंने जी? 1,00,000 रुपए, ये पहली लाइन में लिखा हुआ है। कोई है जो कर चुका हो पूरा? 3-4 बचे, 100,000। अच्छा मैंने एक ही प्रोडक्ट कहा है, एक प्रोडक्ट, ये की नहीं निकली? लें 1 मिनट और। असल में इतना आसान सवाल था कि आपको ये लग ही नहीं रहा था कि ये हमसे करवाएगा। ये देखो, अब बस करो, मैं आपको करके दिखाता हूँ कितना टाइम लगना चाहिए। देखो ओ यार कितना है जी, 1,00,000 डिवाइड बाय, अच्छा क्या यूज करना है जी, मशीन आवर्स को। अब मशीन आवर्स निकालने थे, मशीन आवर्स बजटेड निकले हुए हैं, बल्कि मशीन बजटेड मशीन आवर्स पर यूनिट। ठीक है भाई, बातें ना करें प्लीज, ठीक है। अब मामला ये है कि हमें यहाँ पर एक यूनिट के मशीन आवर्स तो नहीं लेने, बल्कि तीनों यूनिट्स के बस ले लेने। तीनों यूनिट्स के भी सिर्फ पर यूनिट वाले नहीं लेने, बल्कि टोटल चाहिए। तो इसका मतलब मुझे एक छोटी सी वर्किंग करनी पड़ेगी जिसमें मुझे बजटेड बेस निकालनी थी। ठीक है जी, तो वर्किंग नंबर 1 में मैं बजटेड बेस निकाल रहा हूँ। अब इधर देखो, बजटेड प्रोडक्शन कितनी है, 5,000, और बजटेड मशीन आवर्स पर यूनिट कितने हैं। अब अगर बजटेड, ये दोनों चीजें बजटेड है ना, ठीक है। अगर 5,000 यूनिट ऑफ ए बजट कर रहे हैं और हर यूनिट ऑफ ए 2 मशीन आवर्स खाएगा, तो ए पर कितने मशीन आवर्स लग गए? मशीन आवर्स की बेस ही है ना, हाँ मशीन आवर्स, ठीक है। ऐसे ही 10,000 अगर बी के यूनिट्स बनने हैं और 2.5 घंटे एक बी खाता है, तो 25,000 यूनिट्स, 25,000 मशीन आवर्स बी की टोटल प्रोडक्शन पे बजटेड है, और 15,000 सी की। तो 25 जमा 15 जमा 10, 25 जमा 15 जमा 10, 50,000 ये निकालने थे। ठीक है, तो यहाँ पे टोटल मशीन आवर्स निकाल लें हम, टोटल। लेकिन क्या चीज निकाल रहे हैं हम? टोटल मशीन आवर्स, पूरे बिजनेस के बजटेड यूनिट्स इनटू पर यूनिट जितने आवर्स लगते हैं वो मल्टीप्लाई कर दें तो आपके बजट मशीन आवर्स ही निकल आएंगे। टोटल बजट मशीन आवर्स कैसे निकलेंगे जी? हमने कहा जी 1 मिनट में निकलेंगे, ऐसे निकलेंगे। 5,000 यूनिट्स ए के बनाने हैं और हर यूनिट पर 2 आवर्स लगते हैं। फिर 10,000 यूनिट्स बी के बनाने हैं और हर यूनिट पर 2.5 मशीन आवर्स लगते हैं, और 15,000 यूनिट सी के बनाने हैं इनटू, हाँ जी क्या आंसर आता है? 50,000 मशीन आवर्स। ऐसा ही है, ये करना था काम। तो 50,000 मशीन आवर्स, किस किस ने ये कर लिया था सही? गुड, बहुत कम है लेकिन। अच्छा जी, अब लें जी, ये आपका OAR निकल आया, पर मशीन आर कितना जी? जी ₹2 पर मशीन आर। इतनी सी लड़ाई थी, और सवाल में कुछ है ही नहीं। ठीक है, अब इधर देखिए, उसके बाद सेकंड पार्ट में क्या कहता है, ये समझ आया? और समझ आया है, घबराना नहीं है, बताओ समझ आया है? नहीं समझ आया तो मुझसे पूछ लो। अच्छा पहली बार क्या किया आप लोगों ने?
चलो किस किस का ये जवाब सही आया था, हाथ खड़ा करें। ये 2 रुपये, ये 50,000 सही निकाल लिया था, ऊंचा हाथ खड़ा करें। ओके, नहीं एक मिनट हाथ खड़ा करना, मुझे जो बताया मैंने पूछा जी, किस किस का ये जवाब सही आया, हाथ ऊंचा खड़ा करें। ओके, मुझे नजर नहीं आया इस तरफ वाले हाथ, ऐसे ऐसे कर दिया। मैं कहूँ बिरयानी खानी है तो छात्र के साथ हाथ लगेंगे। अच्छा चले ठीक है, ठीक है। अच्छा किस किस का ये आंसर गलत आया वो हाथ खड़ा करें। अच्छा प्लीज, ज्यादा सारे बच्चे हैं, क्या गलती की मैंने पूछना है, क्या गलती की? सिर्फ ए, सिर्फ ए। मैंने कहा था कि सिर्फ प्रोडक्ट ए के लिए कर दो, इसका मतलब बिजनेस में OAR निकालने के लिए भी सिर्फ ए होगी। यही तो आपकी गलती थी, यहीं से तो आपको धोखा मिला। ठीक है, मैं सिर्फ प्रोडक्ट ए ही करके देता हूं पहले आपको, लेकिन ये बात तो अब शुरू हुई है कि मैं सिर्फ प्रोडक्ट ए की कॉस्ट निकालूं या ए बी सी की तीनों की निकालूं। OAR निकालते हुए तो कोई प्रोडक्ट नहीं, OAR निकालते हुए तो टोटल बजटेड एफओएच बिजनेस के टोटल बजटेड बेस बिजनेस की लेनी होती है, प्लांट वाइड। पूरी फैक्ट्री के अंदर ये तीनों चीजें बन रही हैं, तो पूरी फैक्ट्री के एफओएच डिवाइड बाय पूरी फैक्ट्री के बजट बेस जो भी लेनी है, यूनिट्स लेने हैं, आर्स लेने हैं, मशीन वाले, लेबर वाले, वो करके OAR निकाल लिया है। अब जब OAR निकल आए, अब चाहे एक यूनिट की कॉस्ट निकालो, चाहे एक प्रोडक्ट की कॉस्ट निकालो, चाहे सबकी निकालो, वो बात की बात है। धोखा खा गए, बातों में आ गए, बस देख लो। तो जी ए पार्ट 1 पार्ट हो गया, फर्स्ट का आंसर आ गया। अब सेकंड क्या है? सेकंड है पर यूनिट प्रोडक्ट कॉस्ट निकाल दो, ऐसे ही लिखा हुआ है, पर यूनिट प्रोडक्ट कॉस्ट, पर यूनिट प्रोडक्ट कॉस्ट। अब मैंने आपको क्या कहा, सिर्फ एक ही निकाल दो, तो सिर्फ एक ही निकाल दो, कोई मसला नहीं, बाकी खाने खाली छोड़ दो, मैं बाकी भर देता हूं। लेकिन फिलहाल मैंने जो कहा था सिर्फ एक ही निकाल दो, उसका मतलब ये था प्रोडक्ट एक ही निकाल दो बस। हाँ जी, कॉस्ट पर यूनिट बोलो भाई। मटेरियल और लेबर की कॉस्ट एक्चुअल ही होती है नॉर्मली, बजटेड यानी OAR की बेस पर तो सिर्फ एफओएच कॉमन कॉस्ट को एलोकेट कर रहे हैं। मटेरियल लेबर में तो ये मसला नहीं होता, मटेरियल जितना लगा है उतना ही लगा है, लेबर जितनी लगी है उतनी लगी है, एक्चुअल कॉस्ट ही हुआ करती है। तो यही आ जाएगी आपकी, ए के ऊपर 10 रुपए का मटेरियल लगता है एक यूनिट पर, और लेबर कॉस्ट एक यूनिट पर उसने पर यूनिट दी हुई है, कितनी लगती है? 9। तो ये जनाब आपका आ गया डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट। ए पर डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट कितनी लगती है पर यूनिट, पर यूनिट, ये पर यूनिट डेटा सारा ले रहा हूं, ठीक है जी। कितना प्रोडक्ट कॉस्ट मैंने पर यूनिट लेनी है जी, बोलो, टोटल नहीं लेनी, पर यूनिट कितनी? तो डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट पर यूनिट 10 रुपए लगे, बोलो। डायरेक्ट लेबर कॉस्ट ए पर एक यूनिट पर कितनी लगती है? 9 रुपए। भाई कितने घंटे लगे लेबर के पता नहीं, कितना रेट है लेबर का पर आवर पता नहीं, उसने कॉस्ट पर यूनिट दी हुई है, पर ठीक है, ओके, समझ आ रही है। और तीसरी चीज है एफओएच की कॉस्ट। एफओएच कॉस्ट भी हम क्या ले रहे हैं जी? पर यूनिट। अब यहां पर मसला आना, मुझे एफओएच की कॉस्ट प्रोडक्ट की कॉस्ट में जो ऐड करनी है वो पर यूनिट चाहिए, ऐसे ही है, और बोलो। लेकिन मैंने जो OAR निकाला है वो, बात समझ आई? इतना सा मसला था। अब इधर देखना जरा, मैं यहां पर लिख रहा हूं मशीन आवर्स पर यूनिट इनटू OAR। क्या बात है, समझ आई है? OAR इंटू बल्कि यूं कर लें, एफओएच की कॉस्ट पर यूनिट निकालनी है तो क्या करना पड़ेगा? वो जी एब्जॉर्प्शन रेट देखें कैसे गिवन है। एब्जॉर्प्शन रेट गिवन है जी पर मशीन आवर, हमने कहा जी ₹2 पर मशीन आवर, ऐसे ही है, इनटू मशीन आवर्स पर यूनिट। ये जरूरी है ना, एक यूनिट पर कितने मशीन आवर्स लगते हैं, ए के ऊपर कितने मशीन आवर्स लगते हैं पर यूनिट, बजटेड मशीन आवर्स पर यूनिट कितने? 2। तो कितने एफओएच इसको एब्जॉर्ब होंगे फिर पर यूनिट? 2 इंटू 2 4। बात समझ आ गई? पर यूनिट डेटा निकालना था, ये मैंने कहा था सिर्फ ए का निकाल के दे दो, ओके। चलो कोई बात नहीं, हो जाता है जी बच्चों। बी का भी ऐसे ही, बी की पर यूनिट कॉस्ट मटेरियल की 12, लेबर की 6, और बी पर एक यूनिट पर कितने घंटे लगते हैं? 2.5। इस तरह छोटी छोटी कैलकुलेशंस हैं। एफओएच का चैप्टर शुरू नहीं किया मैंने अभी, मतलब जो पास्ट पेपर्स में आती थी, तो छोटी छोटी ऐसी कैलकुलेशन सिखा रहा हूं, जरा दिमाग
वो कहते हैं ना, वो ट्यूनिंग कर रहा हूँ, दिमाग खोल रहा हूँ थोड़ा सा, आपको कैलकुलेशन से गुजार के थोड़ा तेज कर रहा हूँ आपको। जी कितना है जी मटेरियल? 12, 6 और 2 इंटू 2.5, बात समझ आ गई? सी के लिए बताओ, सी ना कर देना, 8, 7 और 2, ठीक है जी। टोटल क्या बन गया जी? नेक्स्ट नेक्स्ट, फिर मैं वही आ गया जी। ये हमारे पास क्या आ गया? प्रोडक्ट कॉस्ट पर यूनिट। डन जी, कुछ और तो नहीं चाहिए? ओ, कहता है कैलकुलेट करो सेल प्राइस पर यूनिट अगर कंपनी मार्कअप ऐड करना चाहती है 20% ऑफ कॉस्ट। तो यहीं पर ही ऐड कर लें, फिर इस लाइन को उड़ा देते हैं, इसको बढ़ा लेते हैं, क्या ख्याल है? कर सकते हैं ना? हाँ, मैंने कहा ये नई क्या रिक्वायरमेंट डालनी। ले जी, तो अब ऐड कर दें इसमें प्रॉफिट, ऐसे ही है मार्कअप या प्रॉफिट। अब कैसे ऐड करेंगे प्रॉफिट? प्रॉफिट कैसे ऐड करेंगे? मार्कअप मार्जिन सिखाया था ना, सुकून मारे, फिर तो मसला ही कोई नहीं है। मार्कअप मतलब ऑन कॉस्ट, सी प्लस पी इज इक्वल टू एस, ऐसे ही कहा था ना, इससे साइड पे लिख लिया करें। किसके साथ है प्रॉफिट की परसेंटेज लिंक, किसके साथ है? तो किसको 100 ले लूँ? सेल को, कॉस्ट को, कॉस्ट प्लस 20 इज इक्वल टू, अब गिवन क्या है? चाहिए क्या हमें? प्रॉफिट चाहिए। सेल भी निकाल सकते हैं, फिर प्रॉफिट बैलेंसिंग निकल आएगा, लेकिन सीधे चलते हैं ना, प्रॉफिट लिखा हुआ तो वही करें, ठीक है। तो आपने गिवन अमाउंट पकड़ी, गिवन अमाउंट क्या है जी? प्रोडक्ट कॉस्ट, ऐसा ही है। ये मैं फॉर्मूला लिख रहा हूं तो एक बार लिखना पड़ेगा, यूं लिख रहा हूं, ठीक है। कॉस्ट को डिवाइड करेंगे 100 से, मल्टीप्लाई कर देंगे 20 से, ऐसे ही है, तो प्रॉफिट निकल आएगा। और अगर 120 से करेंगे तो इससे अगली लाइन में जो फिगर आनी है यानी सेल, वो भी निकल सकती है। फिर वो सेल निकाल लेंगे तो फिर आपको प्रॉफिट बैलेंसिंग निकालना पड़ेगा, और अगर आप पहले प्रॉफिट निकाल लेंगे तो फिर सेल बैलेंसिंग आ जाएगी। दोनों ही हो सकते हैं, कोई फर्क नहीं है। ओके, सही है। अच्छा जी, अब बताएं जी प्रॉफिट। 4.6, 4.6, 3.4, और हमारे पास आ गई सेल प्राइस पर यूनिट कितनी? 20, ठीक है जी। ये अच्छा सवाल था, मजे का था। ले जी, कितने बजे क्लास खत्म होनी है? बड़ा टाइम, अभी हो जाएगा भाई। ये जरा बोर्ड भी मिटवा दें। नौ 10 पे क्लास खत्म होनी है ना, लेकिन आज हम कामयाब हो गए हैं 5 मिनट पहले शुरू करने में, तो 9:05 पे ख़त्म करने की मैं पूरी कोशिश करूँगा। मेरी नीयत है, मेरा इरादा है, मेरे पे शक ना करें। वैसे ही 9:05 तक कोशिश किया करूँगा, लेकिन 1:15 पे शुरू हो जाएगी कल इंशाल्लाह, अल्लाह ने चाहा। आज 7:20 पे शुरू हो गई थी ना, कल 7:15 पे हो जाएगी। जी चलें आगे। 7वां 8वां होमवर्क में, 9वां होमवर्क में, 10वें पे आ जाएं असली सवाल। इसको पेंडिंग कर दें असली सवाल में, ये अभी ज़बानी चल रहा है, क्योंकि अभी मेरी लड़ाई यहाँ पर चल रही है, स्टार्ट ऑफ द पीरियड से आगे नहीं जा रहे। थोड़ा बहुत मैंने आपको ये सिखाया ज़रूर है एब्जॉर्प्शन का इन सवालों में, लेकिन अभी आप पास पेपर के सवालों में जाकर देखेंगे तो यहीं पर ही खड़ा होगा। बहुत कम जगहों पे ये काम करवाता है जो मैंने आपको ये अभी सवाल में करवाया, 5वें में या 6वें में, सिर्फ यही निकलवाता है, ओ यार इस सब ओ यार निकाल दो, ठीक है। या फिर कभी पीरियड के एंड पे खड़ा होगा और वहाँ पे कुछ कैलकुलेशन करवा रहा होगा, ठीक है। तो ये तफसीली वर्किंग थी, ज़रा सिर्फ इसलिए कि आपके सामने थोड़ा सा दिमाग के अंदर एक नक्शा तो मौजूद हो कि कर क्या रहे हैं, चैप्टर का काम क्या है, किस जगह पे है, ये क्या चीज़ है, कैसे निकल रही है, किधर जा रही है, तो पता हो ना। वरना पहला सवाल तो यही बनता था, 10वां ज़िया वाला सवाल, पहला सवाल यही बनता था वो यार की थोड़ी सी बात करने के बाद। लेकिन पता क्या होता है कि हम कर क्या रहे हैं, कहाँ पे, क्योंकि फिर वो कैलकुलेशन चीज़ें ज़्यादा हो जाती हैं, बंदा उसकी परेशानी में लग जाता है।
तो ये मैंने आपको सिर्फ अभी तक क्या सिखाया है, OAR कैसे निकालना है, ठीक है, डिफरेंट बेसिस को यूज करके। और जब निकल आना है तो OAR को एब्जॉर्ब, OAR की बेस पे FOH को एब्जॉर्ब करवाना है प्रोडक्ट की कॉस्ट में। तो एब्जॉर्ब कैसे करवाना है समझ आ गया ना, OAR को मल्टीप्लाई करना है एक्चुअल एक्टिविटी से। अब पर्चे में सवाल कौन से आते हैं वो देखते हैं। पर्चे में वो यही निकलवाता है बस, उसके अलावा की बात नहीं। हाँ, इस टॉपिक में उसके बाद फिर तो कभी कभी इधर इस तरह से कॉस्ट भी निकलवाते हैं, जैसे मैंने आपको सवालों में निकलवाई है, लेकिन नॉर्मली OAR निकलवाता है इस चैप्टर के अंदर, इसी के ऊपर लड़ाई होती है। बाकी प्रोडक्ट की कॉस्ट और डिफरेंट चैप्टर्स में जाकर निकलवा रहा होता है, तो वो भी अभी यहीं पर सीखना था, वरना वहां पर जाकर तो समझ नहीं आती। तो अभी तक जो बात हुई है उसमें कोई मसला है तो पूछ लें, कोई मसला नहीं है तो चले फिर असली वाला सवाल शुरू करते हैं। असली दिन असली है। ए मैंने इसलिए पेंडिंग किया है कि अंडर ओवर एब्जॉर्ब का ट्रीटमेंट पूछ रहा है, जो मैंने अभी आपको नहीं पढ़ाया, क्योंकि अंडर ओवर एब्जॉर्ब का पता लगता है हमें पीरियड के एंड पर जाकर, और मैंने अभी पीरियड के एंड पे जाना पसंद नहीं किया। फिलहाल मैं पीरियड के स्टार्ट में आपको ये कैलकुलेशन करना सिखा रहा हूँ, स्टेप बाय स्टेप चलते हैं हम, ठीक है। तो ये आप खुद बताएंगे इंशाल्लाह, इसमें कोई मसला होना नहीं है आपको, अल्लाह ने चाहा तो। आप बी पार्ट देखें जिसके मार्क्स हैं सिर्फ 8, और कह रहा है कंप्यूट करो रिवाइज्ड मशीन आर रेट। अच्छा, यानी मशीन आर का रेट निकालना है। OAR मशीन आर्स की बेस पे होगा ना, पर रिवाइज क्यों कह रहा है ये नहीं पता, लेकिन OAR निकालने का कह रहा है, ठीक है। मशीन आर का रेट निकालो, और विच द कटिंग डिपार्टमेंट शुड यूज ड्यूरिंग 2008। जी शुरू करें काम। मशीन आर रेट निकालना है, रिवाइज पता नहीं क्यों कह रहा है, अभी सवाल पढ़ूंगा तो पता लगेगा। फिलहाल तो सिर्फ ये पता है कि OAR निकलवा रहा है, ठीक है। 2008 के दौरान जो यूज करना है इन्होंने, लेकिन सवाल में वो कह रहा है ये 1 दिसंबर 2007 है, तो यहीं से पता लग गया ना ये कौन सा रेट होगा जो नेक्स्ट पीरियड में यूज करना है। तो मतलब पीरियड स्टार्ट होने से पहले ये रेट निकालने की कोशिश की जा रही है, तो ये तो प्री डिटर्मिन्ड रेट है, ये बजटेड डेटा की बेस पर रेट है, OAR है। अच्छा, मैं पढ़ा दूं तो फायदा क्या यार, मुझे ख्याल आया मैंने इस दफ़ा चेंज किया हुआ है कहानी को। इस दफ़ा तो आप पहले सवाल पढ़ेंगे, तो आपके पास, अच्छा स्टॉप वॉच लगाकर देख लो, तसल्ली से पढ़ना है आपने, 2 मिनट से ज़्यादा नहीं लगेंगे, ठीक है। तसल्ली से पढ़ने पर मैं आपको 1 मिनट दे रहा हूँ, जो पूरा ना हो तो फिर आगे भी पढ़ते जाना, और खुद घड़ी पे देख लेना 1 मिनट में कितना पढ़ा जाता है। तसल्ली से पढ़ना, स्टॉप वॉच लगा के सब देख लो। ये वहम निकालो ना दिल से, पढ़ना है। मैं कहता हूँ 2 दफा पढ़ो, 3 दफा पढ़ो, कहते हैं टाइम ज़ाया होगा। हद होगी यार, टाइम ज़ाया होगा, उल्टा सवाल प्लान होता है। तो जरा चेक कर लो ना आज सारे, स्टॉप वॉच लगाओ और तसल्ली से पढ़ो, स्पीड नहीं मारनी। और जब पूरा सवाल पढ़ लो तो अपना टाइम नोट करना, लेकिन स्टॉप वॉच लगाओ सब, मैं कह रहा हूँ लगाओ सब, शाबाश। अभी जीरो करो ना, अभी जीरो करो, जीरो करो। मैं बोल रहा था तुम डिस्टर्ब हो रहे थे, ठीक है। जीरो करो, रीसेट करो, रीसेट करो सारे, ठीक है। 1 मिनट से देखें सारे, स्टॉप वॉच लगी सबकी, कम से कम एक बेंच साथ वाले ने लगाई हुई, तब भी काम चलेगा, ठीक है। अब इधर देखें, योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। पढ़ना शुरू करें, तसल्ली से पढ़ना, लेकिन ध्यान से, इत्मीनान से। समझ के पढ़ना है। अगले सफे में भी है थोड़ा सा सवाल। तो आवाज कहाँ है आप लोगों की? इसके साथ रखें ना तो इसको पता लगे, आप पीने लगाई नहीं। बेटा बाकियों के 2 मिनट होने वाले हैं, आपका भी बाद में शुरू किया था? अच्छा गुड, तो पहले तो शुरू है पाइन, फिर जीरो कहा था कर लो, तुमने जीरो ही नहीं किया। वेरी गुड, शाबाश। बंद करो यार सीटियाँ, मोबाइल में सीटियाँ मारता है। नहीं नहीं आपको नहीं कहा, आपको नहीं कहा। कितना टाइम हो गया? कैलकुलेटर पे स्टॉप वॉच लगी है, इधर से चल रही है। सबके पास कोई नहीं है, जल्दी जल्दी जल्दी। हो गया, पढ़ लिया पूरा? नहीं,
और कितनी देर में पढ़ा था? वो चली जा रही, रोकना सी होते। किस वक्त पढ़ लिया था? अभी अभी 1 मिनट 30 सेकंड, काफ़ी बच्चों ने पढ़ लिया। 1 मिनट 40 सेकंड में भी कुछ ने पढ़ा, बाकी भी पढ़ रहे हैं, कोई बात नहीं, शाबाश, इजी रहे, इजी रहे, पढ़े पढ़े पढ़े। ओल उठ जाओ पुत्र, सवेर होगी जे। उठो बेटा, आंखें खोलो, आंखें खोलो और मुंह धो लो। कितने बच्चों ने पढ़ लिया? ऑलमोस्ट एवरेज के देखी मैं, अच्छी एवरेज 1.5 से 1.25 मिनट में आपने पढ़ लिया। अभी तो आप शुरू शुरू में है, अभी चीज़ें समझ भी नहीं आती, समझ के पढ़ा ना। अभी ये प्रैक्टिस स्टार्ट की अभी आपने पढ़ने की, तो ये भी एक आर्ट है पढ़ना, कि जितना अच्छा होगा ये पढ़ने वाला स्किल, उतना अच्छा अटेम्प्ट भी होगा। तो ये काम आपने किया करना है। सवाल को कम से कम 2 दफ़ा पढ़ना है पहले। अब एक सवाल, अगर कितने नंबर का ये सवाल? 8 नंबर का है, तो इसके लिए कितना टाइम चाहिए? 14 मिनट। आप इसमें से 4 मिनट निकाल दें। 4 मिनट में आप कितनी दफ़ा पढ़ लेंगे? 3 बार कम से कम पढ़ सकते हैं। वैसे 4 मिनट भी नहीं चाहिए, 3 काफ़ी है। 2 मिनट 2.5 मिनट में 2 दफ़ा पढ़ा जाता है, लेकिन चलो मैं कहता हूँ 3 बार कोई पढ़ता है, आराम आराम से पढ़ता है। 4 मिनट अगर पढ़ने पे कोई लगा देना इसको, तो 10 मिनट में ये आराम से होगा। और कोई ये ना पढ़े और शुरू करे तो 14 मिनट में भी नहीं होगा। मर्जी आपकी है, इसको आज से ही ट्राई करना शुरू करना है आपको, ठीक है? सही है। तो अच्छा, अब आपने सवाल को पढ़ा है ना, तो अब थोड़ा सा प्लान करें इस सवाल को अपने दिमागों में। आपको फिर मैं 1 मिनट देता हूँ, सोचें। निकालना क्या था? OAR। लेकिन अब देखो ना, बड़ी अजीब बात है, OAR निकालना तो बीच उन्होंने चवल की मारती, कोई एक मशीन जा रही है, शायद एक आ रही है, मुझे लगता है ये वही सवाल है ना। चलें, आ रही है, जा कोई नहीं रही, चलो चलो कोई नहीं। अब जरा थोड़ा दिमाग के ऊपर फिर जोर डालो। मुझे पता है मेरे पास टाइम कम है, लेकिन अब देखना सवाल ऐसे हो जाएगा। सवाल को होना मसला नहीं है, प्लान आप करो, मैंने तो कर देना है, आपने कॉपी भी कर लेना है। यस, लेक्चर के एंड पे यस समझ भी आ गई, सब ओके भी है, फायदा क्या होना? प्लान करो, पूरा 1 मिनट है अब। मतलब हो सकता है ना मैं यहीं पर ही बस कर देता है एफ के चैप्टर को और ये सवाल आ जाता है, मसलन ऐसे ही। अब आधा आता होगा समझ में, चीज़ें आधी नहीं आ रही, फिर भी दिमाग तो कुछ तो करेंगे ना परिचय में, ऐसे ही समझ कर कुछ सोच लड़ाएं कुछ। मैं भी पढ़ लूँगा। हाँ जी, मामला क्या है? मामला ये है, कुछ प्लान हुआ है थोड़ा सा? अच्छा, क्या जहन में आ रहा है? कोई बच्चा बताए, मैं इस तरह से कुछ करूँगा, करूँगी, कुछ ऐसे, कोई बात नहीं। हाँ कुछ, हाँ क्या करोगे? भाई देखो, जब OAR निकालना है ना, तो ये काम तो भाई ने सही बता दिया ना, कम से कम दिमाग में टारगेट तो आया ना, कि मैंने FOH निकालने और बेस चाहिए, वही रेट OAR निकालने का याद कराया था ना, उसकी बुनियाद पर क्या FOH हो हमारे पास और ये बेस हो हमारे पास। अब FOH कौन से वाले? पुराने वाले नहीं। मसला क्या है इस सवाल के अंदर? वो कह रहा है एक नई मशीन हम लेकर आ रहे हैं कटिंग डिपार्टमेंट को ज़रा हेल्प करने के लिए, तो उस नई मशीन के साथ कुछ कॉस्ट नहीं आ रही, ठीक है, लेकिन वो मशीन अपने साथ कुछ एडिशनल कैपेसिटी भी लेके आ रही है। अब ये बड़ा ज़बरदस्त सवाल था। ये सवाल के अंदर क्या है, कुछ एग्जिस्टिंग कॉस्ट है और एग्जिस्टिंग मशीन आर्स अवेलेबल थे, कुछ रिवाइज्ड, कुछ एडिशनल कॉस्ट और एडिशनल मशीन आर्स आ रहे थे, तो वो रिवाइज्ड फिगर्स निकाल कर उससे OAR निकालना था, ठीक है। तो बहरहाल सवाल एक दफ़ा क्विकली अब मैं पढ़ाता हूँ आपको। ऑन 1 दिसंबर
ज़िया टेक्सटाइल लिमिटेड परचेज, अच्छा कर लिए परचेज अ न्यू कटिंग मशीन फॉर 1300 टू ऑगमेंट कैपेसिटी ऑफ 5 एग्जिस्टिंग मशीन इन कटिंग डिपार्टमेंट। तो 5 मशीनें एग्जिस्टिंग, 5 मशीनें ऑलरेडी थी, ठीक है जी, कटिंग डिपार्टमेंट में। एक और खरीद लाए हैं थोड़ा सा इनको हेल्प करने के लिए, ऑगमेंट करने के लिए, मतलब इनको थोड़ा सपोर्ट करने के लिए, कैपेसिटी बढ़ाने के लिए। द न्यू मशीन हैज एन एस्टिमेटेड लाइफ ऑफ 10 years आफ्टर विच स्क्रैप वैल्यू इज। अब ये 3 चीजें हैं दिमाग में चल रहा है, ठीक है, 1300 और सॉरी 10 साल और, तो 1300 कॉस्ट जो इनकर हुई, ये सारी की सारी एफओएच है ना जी, पूरी 1300 कॉस्ट एफओएच नहीं होती, बल्कि इसकी डेप्रीसिएशन हमारे लिए एफओएच, रेंट पर होती है उसका रेंट एफओएच, और इसकी डेप्शन स्ट्रेट लाइन पर निकलेगी, तो यहां से डेप्शन निकलेगी, वो क्या बन जाएगी, एफओएच। सिर्फ नई मशीन की डेप्रिसिएशन है, ठीक है, एग्जिस्टिंग मशीनों की डेप्शन ऑलरेडी होगी, अगर उसने एफओएच बताए हुए तो उसी के अंदर होगी, ठीक है, और उसके अंदर ये भी ऐड हो जाएगी। फिर इट इज अ पॉलिसी टू चार्ज, ठीक है, स्ट्रेट लाइन पे न्यू मशीन विल बी अवेलेबल टू कटिंग डिपार्टमेंट विद इफेक्ट फ्रॉम, अच्छा ये भी ध्यान रखो, यकम जनवरी से नहीं होनी, मैं पहले यकम जनवरी समझ रहा था, ये आपकी डेप्रिसिएशन कितने महीने की होगी, 11 महीने की। एक मशीन अवेलेबल ही यकम फरवरी को होनी है, तो जनवरी का डेप्रिसिएशन नहीं डाल देना, ये लाइन पढ़ने से पहले मैं यकम जनवरी समझ रहा था, ठीक है। अच्छा, इट इज बजटेड दैट मशीन विल वर्क फॉर 2600 घंटे, ये क्या है इसकी टोटल कैपेसिटी, लेकिन वो कह रहा है इन बजटेड आवर्स में 80 आवर्स सेटअप के लिए हैं और 120 आवर मेंटेनेंस के लिए। अब बेटा ये सेटअप का मतलब क्या होता है, जब सवेरे सवेरे हमारे लेबर आती है और टाकी टूकी मारती है मशीन पर, है जी, साफ सुथरा करके, दुकानदार दुकान शटर उठाते हैं, ठीक है, और पानी त्रौक श्रोक करते हैं, झाड़ू झूड़ू लगाते हैं, ऐसे ही ये क्या कर रहे हैं जी, सेटअप, मशीन को सेटअप करना होता है जब, तो उसके लिए तैयारी करनी होती है, मशीन को साफ सुथरा किया, मशीन को सेटअप करने के अंदर 80 घंटे पूरे साल में इस पे लगेंगे, रोज कुछ कुछ टाइम लगता होगा ना, ठीक है, रोजाना सेटअप करते हुए मशीन को कुछ चार्ज लगते होंगे, तो मशीन 2600 घंटों के लिए अवेलेबल है, लेकिन वो मशीन को सेटअप करने में 80 घंटे लगते हैं। क्या 80 घंटे प्रोडक्टिव आवर्स होंगे, क्या इनमें यूनिट्स बन रहे होंगे, तो इसलिए एक बात आज पहले दिन सुनो और आखिरी दिन तक यही सुनते रहोगे कि एफओएच हमेशा हमेशा प्रोडक्टिव आवर्स की बेस पर निकलते हैं या प्रोडक्टिव आवर्स की बेस पे एब्जॉर्ब होते हैं, यानी कि जिस वक्त में एक्टिवली काम हो रहा है मशीनों की कॉस्ट उसी वक्त ही लगेगी ना, ठीक है, तो एफओएच के बारे में याद रखना, ये हमेशा प्रोडक्टिव आवर्स की बेस पर लिए जाते हैं, ठीक है, तो 80 घंटे सेटअप के लिए और 120 घंटे मेंटेनेंस के लिए। हाँ जी, मशीन को सही करने के लिए, मशीन चलती चलती सही करेंगे हम, मशीन को सही करने के लिए भी, मेंटेन करने के लिए भी, ट्यूनिंग श्यूनिंग करने के लिए भी उसको क्या करना पड़ता है, रोकना पड़ता है, तो इसका मतलब ये 200 घंटे जो हैं ये माइनस करेंगे, 2600 घंटों की बेस पर OAR नहीं निकालना, क्योंकि 2600 घंटे प्रोडक्टिव घंटे नहीं है, प्रोडक्टिव घंटे कितने हैं, 2400, तो 2400 घंटे हमारे लिए जो है वो यूज करेंगे हम, वो हमारे लिए रेलिवेंट है, प्रोडक्टिव आवर्स की बेस पर ही OAR निकलना है और प्रोडक्टिव आवर्स की बेस पर ही एब्जॉर्ब करवाते हैं। आइडल आवर्स, उसका आइडल आवर्स का ताल्लुक ना लेबर के साथ है, लेबर वेली भी बैठी हो घंटा एक, तो हम उसको पैसे देते हैं, सुबह आए एक बंदा, ठीक है, 8 घंटे यहाँ पे बैठा रहा, काम सिर्फ 7 घंटे किया, बीच में उसने जो है वो कोई चाय सिगरेट करने चला गया है जी, कोई नमाज की ब्रेक कोई मजदूर कर लेता है, कोई तो 1 घंटा 1.5 घंटा 2 घंटे बीच में फारिग भी रहते हैं, आगे पीछे होते हैं, मशीन को सांस लेने के लिए कोई नहीं रुकती है, मशीन जब काम हो रहा है तो चलती, नहीं हो रहा तो बटन बंद कर देते हैं, ठीक है ना जी, तो प्रोडक्टिव आवर्स की बेस पे एफर्ट्स होते हैं, हमेशा याद रखेंगे। ओके, चलो अब चले जी, ये तो हो गई नई मशीन की कॉस्ट वगैरह और नई मशीन के हावर्स। 2600 हावर्स एक्सपेक्टेड है टोटल, जिसमें से 200 हावर्स जो हैं वो माइनस कर देंगे हम, और 2400 हावर्स हमारे लिए रेलेवेंट। ओके, द रिलेटेड एक्सपेंसेस फॉर द ईयर 2008 हैव बीन एस्टिमेटेड एज अंडर इलेक्ट्रिसिटी यूज्ड बाय द मशीन ड्यूरिंग प्रोडक्शन विल बी 10 आवर्स पर यूनिट, यानी ये मशीन जो है वो 1 घंटे में कितने यूनिट्स बनाएगी, 10 यूनिट, और ये 8.5 पर यूनिट बिजली खा रही होगी, नहीं सॉरी ये दूसरे यूनिट है, सॉरी, ये कह रहा है मशीन प्रोडक्शन के अंदर यूज करेगी 10 यूनिट, बिजली वाले यूनिट है एक
1 घंटे में 10 यूनिट इस्तेमाल कर लेती है ये, और 1 यूनिट हमारा आजकल 8.5 रुपए का। ठीक है, अब ये सवाल पास से मेरे का, मैं तो नहीं बता सकता आजकल क्या रेट है, ऐसा कोई मसला नहीं 1 यूनिट का, जो भी है। तो भाई ये मशीन अगर 1 घंटा चले तो कितने यूनिट्स बिजली खाएगी, और यूनिट का क्या रेट है। अब यही तो मैं बता रहा हूं आपको, बजट, ये बजटेड डेटा है, ये बजटेड इलेक्ट्रिसिटी कॉस्ट हम लेंगे एफओएच के अंदर, लेकिन एक्चुअल में हो सकता है कि हमारी मशीन अच्छी चल जाए या लोड कम आया हो, जैसे होता है ना कभी कभी। ठीक है, तो ये 10 की बजाय घंटे में इसने 9.5 यूनिट्स खाए हो, या चलो ये 10 ही खा गई हो, रेट बदल गया हो। तो यही तो फर्क है, स्टार्ट में खड़े होकर जब हम एस्टिमेट करते हैं एफओएच को, बजट्स को यूज करते हैं, फिर ये जो ओएआर निकलता है इसकी बेस पर सारा साल, सारा पीरियड, महीना भी हो सकता है, 3 महीने भी हो सकता है, पीरियड कोई भी हो सकता है। ठीक है, उस पीरियड के अंदर हम एफओएच को प्रोडक्ट की कॉस्ट में एब्जॉर्ब कराते रहते हैं, और एंड पे जाके जो एक्चुअल एफओएच आते हैं, बिल वगैरह आते हैं, उनको बैठ के कंपेयर कर लेते हैं, एक्चुअल एफओएच कितने और हमने एब्जॉर्ब कितने करवाए हैं। ज्यादा एब्जॉर्ब करवा गए हैं तो कुछ कम कर रहे हैं, एडजस्टमेंट करते हैं ईयर एंड पे। ठीक है ना, पीरियड एंड पे अगर कम करवाए हैं तो ज्यादा कर लेते हैं। ठीक है, खैर ये इलेक्ट्रिसिटी यूज बाय द मशीन, कॉस्ट ऑफ मेंटेनेंस, भाई ये तो सारा कुछ इसी मशीन की चली जा रहा है ना, एग्जिस्टिंग की कोई जिक्र ही कोई नहीं है। चलो खैर, मेंटेनेंस की कॉस्ट कितनी है जी, 25,000 पर मंथ, पूरे साल का डेटा है तो 25,000 को 12 से क्यों नहीं, अवेलेबल फॉर यूज ही जगह फरवरी से हो रही है। फिर मशीन रिक्वायर रिप्लेसमेंट ऑफ पार्ट फॉर एवरी मंथ, ये भी फिर हर महीने 10,000, तो फिर 12 से मल्टीप्लाई नहीं, 11 से ही करेंगे। ठीक है, मशीन ऑपरेटर को भी एम्प्लॉय करेंगे 9,000। अब धोखा दे गया था एक छोटा सा, जिसके अंदर 11/12 सारी कॉस्ट को करना था, मतलब 11 महीने की कॉस्ट लेनी थी। ऐसे ही अगर ऑपरेटर रखना है तो वो भी 10,000 इंटू 11 महीने ही करना पड़ेगा। अदर मशीन ऑपरेटर जी, एस्टिमेट दैट ऑन इंस्टॉलेशन ऑफ मशीन अदर डिपार्टमेंटल ओवर विल इंक्रीज बाय, तो ये सारी की सारी कॉस्ट इंटू 11 इंटू 11 इंटू 11, ये 4 कॉस्ट हैं जो इंटू 11 होनी थी, बल्कि मेंटेनेंस कॉस्ट भी थी, कहाँ गई ये 11, 1 2, और कौन सी, इलेक्ट्रिसिटी पर मंथ नहीं है जी, वो बेसिकली हमें देखना पड़ेगा ये कि किधर गया, 2400 घंटे इसने चलने, 2600 नहीं चलना, यही तो मैं कह रहा हूँ, बिजली कितने घंटे ही खाएगी। अच्छा, अब अजम्पशन लेने वाले ये भी अज्यूम कर सकते हैं, नहीं सर मेंटेनेंस के लिए भी मशीन को चलाना पड़ता है, नहीं सर सेटअप के लिए भी पहले गर्म कर रहे हैं, मशीन ऑन कर रहे हैं, तो कोई नहीं, अगर कोई इस अजम्पशन को ले भी ले तो फिर एक नोट डाल दे कि मैंने अज्यूम किया है कि बिजली इस टाइम में भी इस्तेमाल हो रही है, लेकिन बस प्रोडक्टिव आवर्स को लिया है, बेहतर यही है प्रोडक्टिव आवर्स को लिया जाए। ठीक है, तो ये इलेक्ट्रिसिटी जो आई है 2400 आवर्स चले तो हर आवर में कितने यूनिट्स खाएगी, 10 इंटू 10 हो गया, और हर यूनिट कितने का है, ये इलेक्ट्रिसिटी कॉस्ट निकलेगी। इसको 11 से मल्टीप्लाई नहीं करना, ये पर मंथ नहीं है। ठीक है, अच्छा फिर मेंटेनेंस कॉस्ट हो गई, ठीक है, रिप्लेसमेंट ऑफ पार्ट हो गया, और मशीन ऑपरेटर की सैलरी होगी, इंस्टॉलेशन, सब कुछ हो गया जी। ठीक है, और क्या, अदर डिपार्टमेंटल कॉस्ट। अब ये तो हो जाएंगी नई मशीन की कॉस्ट। मसला कहाँ पे आएगा, आपने पूरे बिजनेस का ओएआर निकालना है। ठीक है, पूरे बिजनेस का ओएआर निकालना है, पूरे बिजनेस की बजटेड एफओएच कॉस्ट चाहिए, और पूरे बिजनेस की जो बजटेड बेस है यानी मशीन आवर्स वो चाहिए। यहां से लेकर अभी यहां तक तो सिर्फ न्यू मशीन की बात ही चल रही है, ऐसा ही है, लेकिन मुझे तो पूरे बिजनेस का ओआर चाहिए, कटिंग डिपार्टमेंट का ओआर चाहिए। तो एग्जिस्टिंग मशीन की कहानी सिर्फ ये पड़ी है। ठीक है, पढ़ो, कहता है कटिंग डिपार्टमेंट यूजेस अ सिंगल रेट फॉर रिकवरी ऑफ रनिंग कॉस्ट ऑफ मशीन, इट हैज बीन बजटेड दैट अदर 5 मशीन विल वर्क फॉर 12,500 आवर्स। ये जनाब एग्जिस्टिंग आवर्स आ गए, 12,500 आवर्स ड्यूरिंग 8 इंक्लूडिंग 900 आवर्स, इसमें शामिल है मेंटेनेंस के 900। अब 1200 में से 900 माइनस करें तो जी बोलो 11,000, ये 11,600 एग्जिस्टिंग मशीन आवर्स है,
ऐसे ही है। और 2600 मशीन आवर्स नई मशीन के आ गए, तो टोटल मशीन आवर्स 2400 आ गए। तो फिर टोटल कितने बन गए? 14,000 घंटे। बेस मिल गई, ऐसे निकालनी है बेस। उसके बाद प्रेजेंटली कटिंग डिपार्टमेंट इज चार्जिंग 390 रुपए पर प्रोडक्टिव आवर फॉर रिकवरी ऑफ रनिंग कॉस्ट। तो सारा कुछ है, अगर नहीं है तो सिर्फ क्या नहीं है, एग्जिस्टिंग मशीनों की टोटल एफओएच कॉस्ट नहीं है। ठीक है, मे भी शायद यहाँ से निकल आए, लेकिन फिलहाल इसको एंड पे रखते हैं और आसान नंबर फटे फटे ले लेते हैं। ठीक है, फटे फटे क्या ले लें जी? आसान। सबसे पहले क्या कर ले हम, सबसे पहले तो मैं फॉर्मूला लिखूँ ना, मुझे रिक्वायर्ड क्या है, क्वेश्चन नंबर 10 है नहीं, मुझे रिक्वायर्ड क्या है बच्चों? ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट। ऐसे ही है ना, कटिंग डिपार्टमेंट का यही था ना रिक्वायरमेंट में, देख लो जरा, मुझे नजर नहीं आ रही। क्या क्या निकाल दो जी? रिवाइज्ड, हाँ तो रिवाइज्ड ओवरहेड, चलो ठीक है, ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट जो रिवाइज्ड मशीन और कह रहा है, तो रिवाइज्ड मशीन आज की बेस पे ले रहा है, तो रिवाइज्ड टोटल एफओएच लेने हैं, रिवाइज्ड टोटल बजटेड एफओएच कॉस्ट, रिवाइज्ड किन्हीं को अंग्रेजी लिखा तुम बजटेड टोटल एफओएच कॉस्ट, तो रिवाइज्ड एफओएच कॉस्ट डिवाइडेड बाय रिवाइज्ड बजटेड टोटल मशीन आवर। ठीक है जी, अब ये दोनों वर्किंग में निकाल लेते हैं। तो सबसे पहले आसान काम कर लें। आसान काम क्या है जी? रिवाइज्ड मशीन आवर्स निकालना। ठीक है जी, रिवाइज टोटल मशीन आवर्स कैसे निकलेंगे? 2600 माइनस 80 माइनस 120, ये बजटेड टोटल मशीन आवर्स हैं न्यू मशीन के, और 12,500 माइनस 900 11,600 बजटेड टोटल मशीन आवर्स ऑफ 5 एग्जिस्टिंग मशीन। तो वर्किंग वन कर लेते, ठीक है, समझ आ रही है? ये सिंपल सा काम। वर्किंग वन, रिवाइज टोटल बजटेड मशीन आवर्स, पता नहीं पहले टोटल इधर करते तो है, बजटेड टोटल मशीन आवर्स इधर देखेंगे, यहाँ पे मशीन आवर्स निकलेंगे, रुपीज नहीं निकलने। ठीक है, तो बजटेड टोटल मशीन आवर्स ऑफ न्यू मशीन, इधर देखो बच्चों, तो 2600 में से कितने कितने 80 और माइनस 80 माइनस 100 प्रोडक्टिव आवर्स कितने निकल आए? तो नई मशीन ने आकर कितने घंटे ऐड करने हैं? 2400। एग्जिस्टिंग मशीनों के, तो बजटेड टोटल मशीन आवर्स ऑफ 5 एग्जिस्टिंग मशीन। अब इसकी वर्किंग भी कर लें। 5 एग्जिस्टिंग मशीन, तो कितने जी आवर्स बता रहा था वो? वर्किंग तो करनी है ना शो। ये कितना आया था? 24 जी, 12,500 घंटे, 900, 11,600 मशीन आवर्स, और टोटल रिवाइज्ड मशीन आवर्स कितने आ गए? 14,000। ठीक है, तो जी ये हमारे पास 14,000 मशीन आवर्स आ गए। भाई समझ आ रही है तरतीब? बड़ा टाइम दिया था मैंने आपको इसको पढ़ने का, समझने का, प्लान करने का, हालांकि पहला सवाल था,
आप इस काबिल खुद को समझ नहीं रहे थे, लेकिन मैं समझ रहा था। अच्छा, कुछ कुछ समझ आ रही है, ज़्यादा समझ आ रही है, क्योंकि प्लान आपने खुद ही किया हुआ है। खैर होगी इंशाल्लाह। अब क्या चाहिए दूसरी चीज़, अब FOH वेरी सिंपल, वेरी सिंपल, नई मशीन के तो बहुत आसान है। क्या ख्याल है? तो मैं यहाँ पर वर्किंग नंबर 2 कर लेता हूँ। यहाँ मैं क्या लेना चाह रहा हूँ, टोटल बजटेड टोटल रिवाइज, वही लिख दूंगा जरा, वर्किंग है रिवाइज टोटल बजटेड, टोटल बजटेड, थोड़ा ऐसे ही ना कंफ्यूज होते रहना, टोटल बजटेड, टोटल ये कर ही रहता हूँ यार, मेरी आदत है असल, टोटल पहले लिख देता हूँ तो ये ना बाद में इससे ना कंफ्यूज, उधर इधर इधर वो उधर वो, क्या क्या हो सकता है वैसे, आपका कुछ भी कह सकते हैं आप। रिवाइज टोटल, टोटल बजटेड फिक्स कॉस्ट, रिवाइज टोटल बजटेड मशीन आर, ठीक है। आपसे भी डर डर लगता है मुझे, ठीक है ना, कुछ भी आप तो सोच सकते हैं। तो रिवाइज टोटल बजटेड FOH की कॉस्ट निकाल रहे हैं जी हम यहाँ पर, और जैसे ये बजटेड टोटल मशीन आज न्यू मशीन के निकाले हैं, बिल्कुल ऐसे ही बजटेड FOH कॉस्ट भी निकालो एग्जिस्टिंग मशीन की। जल्दी से लिखना शुरू करो, जल्दी से चीजें लिखना शुरू करो, सीधी सीधी चीजें हैं। ये देखें, अच्छा इधर से देखें, ये देखें जी, तो यहां से काम शुरू हो रहा है। ये बजटेड FOH की कॉस्ट, जी टोटल बजटेड FOH की कॉस्ट आ गई किसकी, एग्जिस्टिंग की शुरू कर रहे हैं, टोटल बजटेड FOH कॉस्ट ऑफ एग्जिस्टिंग, नहीं न्यू कर रहे, न्यू ज्यादा पहले, न्यू ज्यादा पहले, ऑफ न्यू मशीन। ले जी, अब मुफ्त के नंबर है, किसी को पूरा सवाल नहीं भी आता तो बहुत सारी चीजें बच्चों को आती होती हैं, ठीक है। रुपीज इन थाउजेंड्स कर लें, नहीं चलो रहने दो, रुपीज नहीं करो, कर ले तो फिर वहां पे आर्स भी 1000 में लेने पड़ेंगे, देख लेते हैं, ठीक है। हाँ जी, सबसे पहली चीज क्या है जी, सबसे पहली चीज क्या है, डेप्रीसिएशन 1300 डिवाइड बाय 10, और रेजल वैल्यू भी है -100 भी करना है, लेकिन 11/12 करना मत भूलना, ठीक है। तो कर लो जी, रुपीज इन थाउजेंड कर लो, रुपीज इन थाउजेंड जी। डेप्रीसिएशन ऑफ न्यू मशीन, तो 1300 माइनस 100 है, डिवाइड बाय 10 ईयर्स है, इनटू 11/12, आंसर 110, ठीक है। मसला, कोई मसला हो तो पूछ लेना साथ वाले से, मुझे ना कहना। अच्छा जी, नेक्स्ट, उसके बाद क्या है जी, इलेक्ट्रिसिटी, ये देखो तीर से पहले ही निकली पड़ी है, इलेक्ट्रिसिटी 2400 इंटू 10 इंटू 8.5, तो मसला इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिसिटी इधर देखो बच्चों, 2400 मशीन आर, ये टोटल बजट कर रहे हैं कि चलेगी मशीन, एक मशीन आर चल, एक मशीन अगर एक आर चलती है तो कितने यूनिट्स, 10 यूनिट्स ये इस्तेमाल करती है बिजली के, इलेक्ट्रिसिटी के, ठीक है। और हर यूनिट ₹8.5 का है, तो आंसर 20, सही है। बजट कर रहे हैं स्टार्ट में खड़े हो गए,
एंड पे जाके ऊपर नीचे हो सकती हैं, रेट बदल जाए, यूनिट्स ऊपर नीचे लग जाए, लेकिन फिलहाल तो बजट है। नेक्स्ट, नेक्स्ट क्या है जी? नेक्स्ट है मुफ्त के नंबर। मुफ्त के नंबर कौन कौन से हैं जी? ये मेंटेनेंस, रिप्लेसमेंट पार्ट, ऑपरेटर सैलरी और अदर डिपार्टमेंटल ओवरहेड्स। ये फिगर्स गिवन है, इनटू 11 करते जाएं जी। सबसे पहले मेंटेनेंस जी कितनी है पर मंथ? ₹20,000 करो, यहां पूरा लिखो कोई बात नहीं, इंटू 11 मंथ 275,000। नेक्स्ट, रिप्लेसमेंट कॉस्ट पार्ट की जो भी जिसकी कितना 10,000 है इंटू जी कितना? भाई मुश्किल लग रहा है, आसान, लेकिन देखो एफओएच ऐसे नहीं जैसे पहले 2-3 सवालों में गिवन थे। ये एफओएच है, टोटल एफओएच नहीं, टोटल एफओएच निकालने पड़ते हैं आपको। मसला तो नंबर कहां से देने होते हैं, इन्हीं चीजों में देने। खैर सिंगल रेट के अंदर एफओएच में उलझाता है, लेकिन ये सवाल कम पूछता है, असल तो डिपार्टमेंटलाइजेशन करता है। मसला चल रहा है कोई एंड पे बता दो तो मैं सुलह कराऊँ आप। अच्छा जी बोले 110। नेक्स्ट क्या है? मशीन ऑपरेटर की सैलरी मंथली कितनी है? 9,000 इंटू 11 मंथ जी 99। और कुछ है जी? नहीं, एग्जिस्टिंग अब आ गई ना। हाँ अदर भी है ना, अभी अदर है, एक है अदर डिपार्टमेंटल ओवरहेड्स आ गए। कितने जी पर मंथ? मंथ है हमारे पास इस मशीन में जो चलना है अगले महीने वो 11 जी 55। ठीक है जी, तो ये जरा टोटल कर दो, ये कितना डिब्बे का टोटल? 853। ये 853 क्या है जी? बजटेड एफओएच कॉस्ट है किसकी? हाँ 853 is the total budgeted FOH cost of the new machine। जो हमारी नई मशीन आ रही है अगले साल, एक्सपेक्टेड है कि वो इतने FOH उसके ऊपर लगेंगे। ठीक है, अब इधर आए दोबारा। अब जी सारा सवाल हो गया, ठीक है, सिर्फ अब एक लाइन बची है और मुझे चाहिए क्या? बजटेड, ये देखो टोटल बजटेड एफओएच ऑफ 5 एग्जिस्टिंग मशीन। हाँ जी, अब बताओ ये निकाल लें, यहां से ये क्या हो जाएगा? टोटल, और मेरा सवाल क्या हो जाएगा? खत्म, क्योंकि टोटल एफओएच जिसमें 5 एग्जिस्टिंग के और ऐसे ही टोटल मशीनों के आर्स भी, ऐसे ही टोटल मशीन आर्स ये तो हम पहले ही निकाल चुके हैं, एग्जिस्टिंग के भी, और गिवन थे ना, गिवन थे। अब सोचो कुछ हो सकता है तो बताओ मुझे। चुप करो 1 मिनट। जी कुछ हो सकता है? देखें, अगर वो कह रहा है कि मेरा OAR जो है वो 390 पर प्रोडक्टिव आर है, यहां से पता लग रहा है कि प्रोडक्टिव आर ही लेने होते हैं कि प्रेजेंटली कटिंग डिपार्टमेंट का OAR क्या है? 390 रुपए पर प्रोडक्टिव आर। तो जरा OAR का फॉर्मूला तो लिखवाओ जरा, जो अभी अभी आपने लिखा भी। अगर मशीन आर्स की बेस पर OAR का फॉर्मूला, आप OAR निकाल रहे हो तो क्या करते होते हैं आप क्या करते हैं? बजटेड टोटल एफओएच लेते होते हैं। बोलो, बजटेड टोटल एफओएच की कॉस्ट डिवाइडेड बाय बजटेड टोटल क्या चीज है हमारी बेस? बजटेड टोटल प्रोडक्टिव मशीन आवर्स, ऐसे ही है। अब आप ये निकाला करते हैं, ये OAR निकाला करते हैं, आपको
ये फिगर्स गिवन होती हैं, ऐसे ही है, अभी तक यही करते आए हो ना। और बोलो, अब मैथमेटिक्स का असूल है बच्चों, ये तीन चीजें हैं ना, तो इन तीन में से कोई सी दो दे दे तो तीसरी निकल सकती है। अभी तक आप क्या कर रहे थे, ओ आर निकालते थे, आपको ये दोनों गिवन होते थे। अभी इस सवाल के अंदर यहां पर क्या हुआ है, उसने 390 दे दिया है। ये सबसे ज्यादा कॉस्ट के अंदर आई कैप का फेवरेट काम है, जो आप निकाला करते हैं वो आपको निकाल के दे देते हैं। ओ आर निकालना सिखाया ना आपको, ओ आर उसने दे दिया, ओ आर नहीं है, ओ आर है ना, ओ आर उसने दे दिया है, और ये भी फिगर दे दी है, और मिस क्या कर दिया हुआ है, और गौर से देखो तो ये 5 एग्जिस्टिंग मशीनों का ओ आर है। क्या ख्याल है, ₹390 क्या है, ₹390 क्या है, ये 5 एग्जिस्टिंग मशीनों का ओ आर है या नहीं है, बोलो। और बजटेड टोटल मशीन आवर्स प्रोडक्टिव वाले ये कितने हैं, बोलो, ये कितने हैं, 11,000। ये जो अभी मैंने निकाले हैं कैसे, 12,500 माइनस 900 करके, तो ये क्या है, बल्कि नीचे लिख दो, 11,600 निकले पड़े हैं ना, वो वर्किंग नंबर 1 है ना, उसमें निकले पड़े। अब ये 11,600 मशीन आवर्स, ये भी हमें गिवन है, समझो, ठीक है। तो गायब क्या कर दिया उसने फिर, और बोलो, तो क्या मैं बैलेंसिंग फिगर ये नहीं निकाल सकता, क्या मैं इसको x कहूं तो ये नहीं निकल सकता, बिल्कुल निकल सकता है। यानी 390 अगर ओ आर था तो कैसे निकला होगा, टोटल एफ की कॉस्ट को डिवाइड किया गया होगा, जमाई बंद करो, टोटल एफ कॉस्ट को डिवाइड किया होगा टोटल मशीन आवर्स के साथ, प्रोडक्टिव वाले। अब अगर रिवर्स करना चाहें, उसने सवाल में से ये गायब कर दिया ना, ये दे दिया, तो क्या नहीं कर सकते, कर सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, हम यूं करेंगे, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे ना उधर जाके, ठीक है। तो x मतलब बजटेड टोटल एफ की कॉस्ट जो है वो कितनी आ जाएगी, वो आ जाएगी, जो भी आंसर है वहां पे लिख लें। क्या ख्याल है, आ सकता है ना। ये 390 एग्जिस्टिंग मशीनों का ओ आर था, एग्जिस्टिंग मशीनों के आर्स लिए, तो एग्जिस्टिंग मशीनों के एफ निकल आए, तो वो कहाँ निकाले। देखो मैं यहाँ पे फॉर्मूला डायरेक्ट लिख रहा हूँ अब, ठीक है, यहाँ पे मैं अब डायरेक्ट लिख रहा हूँ, इजाजत है। देखो जी, फिर लिख देता हूँ यहाँ पे ओ आर, जरा जेन में रहे, ओ आर कैसे निकला होगा, टोटल बजटेड एफ की कॉस्ट डिवाइडेड बाय टोटल बजटेड मशीन आवर्स। अब हमें क्या चाहिए, टोटल मशीन आवर्स इनटू ओ आर करते तो काम हो जाएगा ना, यही फॉर्मूला मैं यहाँ पे लिखूँ, ठीक है। अब मशीन आर, पहले बताओ 390 पर मशीन आर क्या है जी, ये हमारा ओ आर आ गया, ओ आर आ गया, और बोलो ये आ गया, ये टोटल मशीन आर इधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएंगे तो आंसर आ जाएगा ना, इनटू, बोलो जी कितने मशीन आर्स हैं, 11,600। ये क्या है जी, टोटल मशीन आर, ओके, 11,600 मशीन आर्स आ गए। और ये कहाँ से मिले हमें, वर्किंग 1 का रेफरेंस दे दो, वहाँ पे निकले पड़े हैं असल में, क्योंकि पर्चे के सवाल के अंदर तो 11,600 कहीं नहीं ना लिखा हुआ था। बोलो जी, 4524, तो 5377, ये टोटल एफ आ गए, एग्जिस्टिंग के भी और रिवाइज जो मशीन नई आई है उसके रिवाइज भी इसमें ऐड कर दिया आपने। 53 कितना 77 है, ठीक है, ओके। अब 10 शब्दों कहानी खत्म हो गई, अब तो कुछ भी ना बचा, थोड़ा सा और नीचे कर, 5377, ठीक है जी। तो ये 5377 उठाकर ले जाओ अपने मेन फॉर्मूला में। ये ऐसे किया कोई मसला तो नहीं हुआ ना, क्योंकि इसकी डेरिवेशन पूरी मैंने सिखाई है आपको। ये इधर देखो, ये वर्किंग सामने रख लो बेशक, ये इसको वर्किंग 3 कह के ये आंसर यहाँ से निकाल लो, मर्जी है, स्टार्ट में करना है तो ऐसे कर लो, नहीं समझ आ रहा तो बताओ, ठीक है जी। तो 53 अगर ये लिखना है तो फिर यहाँ पे भी 14 कर दो, समझ आई। और अगर यहाँ पे 14 नहीं करना तो यहाँ पे 3 सिफरें खुद से ऐड कर दो और ओ आर निकाल दो, ₹384 पर मशीन आर। लो जी, आपका आंसर है।
मुश्किल लगा या आसान लगा? ये बस दो ही सवाल हैं, एक ये और एक अगला जो होमवर्क में आ रहा है, सिंगल रेट वाला। दो सवाल हैं बस पास पेपर में, सिंगल रेट वाले। और फिर उसके बाद इंशाल्लाह कल हम डिपार्टमेंटलाइजेशन स्टार्ट कर देंगे, ठीक है जी। तो इससे अगला सवाल वीनस नजर आ रहा है जी, 6 नंबर का सवाल है। और पार्ट ए भी कोशिश करिएगा समझ कर कुछ करने की, कुछ ना कुछ तो करेंगे, ठीक है। अल्लाह हाफिज।